हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं राहुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर, दैट इज पॉवर्टी एज अ चैलेंज। बहुत ही बड़ा चैलेंज है। इंडिपेंडेंट इंडिया में पॉवर्टी से बड़ा कोई चैलेंज नहीं है। इसकी सीरियसनेस को हम समझते हैं इस चैप्टर में। तो यदि आपको यह क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिपेंडेंट इंडिया में सबसे बड़े चैलेंजेस जो हैं उनमें से एक बहुत बड़ा चैलेंज कौन सा है, तो हम डेफिनेटली क्या लिख सकते हैं, वो है पॉवर्टी, है ना। तो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिपेंडेंट इंडिया इज पॉवर्टी। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है अपन को, यहां से आपको क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। ठीक, लेकिन ये कितना ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है इसको समझने के लिए हम कुछ डेटा देखेंगे। लेकिन पहले इस पॉवर्टी के बारे में समझते हैं कि पुअर हम किसको समझते हैं। जब भी हम पॉवर्टी की बात करते हैं, पुअर की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं। हमें ढाबे पर काम करता हुआ कोई बच्चा पुअर लगता है, कोई लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर जो होता है वो पुअर लगता है, कई बार हमें बैगर्स दिखाई देते हैं जो पुअर लगते हैं, है ना। तो कई सारे केसेस हमें देखने मिलते हैं पॉवर्टी के। तो ऐसे ही कुछ केसेस हमने यहाँ डिस्कस किए हैं कि कौन जो है, कौन कौन लोग हैं जो पुअर हो सकते हैं। जैसे कि लैंडलेस लेबरर्स, पीपल लिविंग इन ओवरक्राउडेड झुग्गीज, डेली वेज वर्कर्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, चिल्ड्रन वर्क्स इन ढाबा, ये सब। इसके अलावा बैगर्स, है ना, विथ चिल्ड्रन इन टैटर्स, है ना, फटे फटे कपड़ों में बच्चों को लेके घूमते रहते हैं, कुछ दे दे बाबा। सिग्नल पे बड़ा कॉमन है ना। आजकल तो सिग्नल पे हम देखते हैं कि बहुत सारे बैगर्स नजर आने लगे हैं। जहां जहां सिग्नल्स बनते हैं वहां वहां बैगर्स नजर आने लगते हैं ना। पहले तो हो सकता था कि भाई जब तक सिग्नल्स नहीं थे तो बैगर्स कम दिखते थे, लेकिन सिग्नल्स बढ़ते हैं तो बैगर्स भी बढ़ते हैं। पता नहीं क्या सिग्नल्स का और बैगर्स का कुछ रिलेशन लगता है मुझे, है ना। इसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है कि कैसे ऐसे गैंग्स डेवलप हो जाते हैं जो कुछ लोगों को जबरदस्ती भीख मांगने पे मजबूर भी कर देते हैं, है ना। तो वो सारे लोग इस पुअर की डेफिनेशन में अपन यहां पर देखेंगे कि वो सारे लोग पुअर की कैटेगरी में आते हैं। कई तरीके से प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो हम हर जगह अपने आसपास कई तरीके की पॉवर्टी देखते हैं। ठीक है, तो इस बात से हम इसकी सीरियसनेस समझ सकते हैं कि एवरी फिफ्थ पर्सन इन इंडिया इज अ पुअर। ठीक है, एवरी फिफ्थ पर्सन। यदि इस हिसाब से देखें आप, 1 out of 5, है ना, मतलब कितना होता है ये, 20%। तो इंडिया में लगभग 20% पॉपुलेशन जो है वो पुअर है ना। और यदि इसको डेटा के हिसाब से देखें तो ये कहते हैं कि 270 मिलियन पीपल और 27 करोड़ पीपल इन इंडिया लिव्स इन पॉवर्टी। 27 करोड़ लोग। यदि हम इसको समझना चाहते हैं ये कितना ज्यादा नंबर है, तो इस बात से समझें कि वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्रीज हैं उनमें फर्स्ट पे चाइना आता है, सेकंड पे इंडिया आता है जिसकी पॉपुलेशन अब लगभग 140 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। थर्ड नंबर पर यूएसए आता है जिसकी टोटल पॉपुलेशन 33 करोड़ के आसपास है। और फोर्थ नंबर पर आता है इंडोनेशिया जिसकी पॉपुलेशन लगभग 27 करोड़ है। मतलब यदि हम पुअर्स की एक अलग कंट्री बना देना तो वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री बन जाएगी। इतने सारे पुअर्स इंडिया में रहते हैं। इस बात से, इस डेटा से हमें इस प्रॉब्लम की सीरियसनेस समझ में आती है। तो भैया यदि आपसे किसी ने पूछ लिया कि ये कैसे आप कह सकते हो कि ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, व्हाट इलस्ट्रेट्स द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, तो हम ये डेटा बताकर आंसर कर सकते हैं कि भैया 27 करोड़ लोग इंडिया में पुअर हैं। एवरी फिफ्थ पर्सन इन इंडिया इज अ पुअर पर्सन। ठीक, अब इस पॉवर्टी को और बेहतर समझना है कि कैसे पुअर्स होते हैं। उसको समझने के लिए हम यहां दो स्टोरीज पढ़ते हैं। ठीक है, एक रूरल और एक अर्बन, है ना। दो केसेस पढ़ेंगे, ये केस स्टडीज हैं बेसिकली। इन केस स्टडीज के बेसिस पर आपको समझ में आएगा कि पुअर्स किस तरीके के होते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या क्या डायमेंशंस होते हैं ना। तो याद रखना ये पॉवर्टी जो है ना, ये मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है। डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस हैं इस प्रॉब्लम के। तो इन स्टोरीज को पढ़कर हम वो डिफरेंट डायमेंशंस समझेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अर्बन केस। क्या है अर्बन केस भाई, देखते हैं।
रामचरण की स्टोरी है ना। कौन है भाई ये रामचरण? एक डेली वेज वर्कर है, एक डेली वेज लेबरर है, और ये झारखंड के पास झारखंड में रांची में काम करता है एक व्हीट फ्लोर मिल में। ठीक है, रांची के पास एक व्हीट फ्लोर मिल है, उसमें ये काम करता है। और कितना कमाता है? 1500 रुपए पर मंथ, वो भी तब जब उसे रेगुलर वर्क मिल रहा हो, है ना। कितना कमा लेता है वो? 1500 रुपए पर मंथ, यदि रेगुलर वर्क मिल रहा है तो। ठीक, लेकिन ये रेगुलर वर्क इसके पास रहता नहीं है। ठीक, द मनी इज नॉट इनफ टू सस्टेन हिज फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स हैं फैमिली में, दैट इंक्लूड्स हिज वाइफ एंड 4 चिल्ड्रन एज बिटवीन 12 years to 6 months। ठीक है, उसकी वाइफ है और 4 बच्चे हैं जिनकी उम्र 12 साल से 6 महीने के बीच में है। ठीक है भाई, और देखते हैं अब अपन अगला आगे क्या होता है ये देखते हैं। अभी हमने इनकम लिख लिया रामचरण की है 1500 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? He has to send money home to his old parents who live in a village near रामगढ़। ठीक है, रामगढ़ के पास एक विलेज में उसके बूढ़े माँ बाप रहते हैं। His father, a landless laborer, depends on Ramcharan and his brother who lives in Hazaribagh for sustenance। ठीक है, तो इनके जो माता पिता हैं वो रामचरण और उसके भाई पर डिपेंडेंट है। रामचरण lives in a 1-room rented house in a crowded basti in the outskirts of the city। किराए का मकान है 1 कमरे का, उसी में ये रह रहे हैं, उसी में उनका किचन है, डाइनिंग है, लिविंग है, सब उसी में है। ठीक है, इट इज अ टेम्पररी शेक बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड क्ले टाइल्स। ठीक है, कच्चा मकान है मतलब। ठीक, हिज वाइफ संता देवी वर्क्स एज पार्ट टाइम मेड इन फ्यू हाउसेज एंड मैनेजेस टू अर्न अनदर 800 रुपीज। संता देवी जो उसकी वाइफ है वो भी काम करती है और 800 रुपए कमा लेती है महीने का। ठीक, they manages a meager meal of dal and rice twice a day, but there is never enough for all of them। दाल चावल खा पा रहे हैं, 2 वक्त का खाना मिल जा रहा है, लेकिन भरपेट नहीं मिल रहा, बहुत बुरी कंडीशन है। His elder son works as a helper in a tea shop to supplement the family income and earns another 300, while his 10 years old daughter takes care of the younger siblings। ठीक है, तो देखो उसका लड़का भी काम कर रहा है और कितना कमा रहा है? 300 रुपए कमा रहा है महीने का। ठीक है, जरा इन क्वांटिटीज को इस इनकम को जरा अपन फिर से लिख लेते हैं थोड़ा साइड में। रामचरण कमा रहा है 1500 रुपए पर मंथ, उसकी वाइफ कमा रही है 800 रुपए पर मंथ, और उसका बेटा कमा रहा है 300 रुपए पर मंथ। तो टोटल कितना हो गया? 2600 रुपीज पर मंथ, है ना। इतना ही हुआ, 2600 रुपीज पर मंथ। अब ये हो सकता है, चूंकि एनसीईआरटी में केस स्टडीज जो दी हुई हैं अभी भी पुरानी दी हुई हैं, हम ये समझ लेते हैं कि यार ये बहुत पुराना डेटा हो गया, अब इतना कम नहीं कमाते। मान लो हम इसको डबल भी कर देते हैं, इन सबकी जो इनकम है यदि हम उसको डबल भी कर देते हैं ना, तो ये भी डबल हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा? मंथली 5200 रुपीज, है ना, 5200 रुपीज। लेकिन फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? 6 मेंबर्स हैं। चलो मान लो हम और ट्रिपल भी कर देते हैं, ट्रिपल भी कर दिया यदि हमने इसको, तो 7800 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा तो नहीं बढ़ी होगी इन लोगों की इनकम, है ना। कितना भी पुराना केस स्टडी हो, इससे ज्यादा इनकम नहीं बढ़ी होगी। लेकिन 6 लोगों की फैमिली के लिए क्या 5200 रुपीज या 7800 रुपीज सफिशियंट हैं? डेफिनेटली हम नहीं कह सकते कि ये सफिशियंट है, बहुत कम इनकम है ना। कई लोग सोचते नहीं है, लेकिन अपन डेली हम मार्केट में जाते हैं, बहुत से लोग वेल टू डू फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, नहीं करते तो मिडिल क्लास फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, उसमें भी बच्चे जो होते हैं रोज का 10 रुपए तो खर्च कर ही देते हैं, है ना। ये हम फालतू खर्च की बात कर रहे हैं, जो अपन फालतू की चीजों पे खर्च कर देते हैं, है ना। कहीं हम पार्टी में चले गए तो और ज्यादा पैसा खर्चा हो जाता है। तो यदि अपन उसके हिसाब से देखें ना, तो जितनी इनकी इनकम है ना, ऑन एन एवरेज उतना हमारे ऊपर एक व्यक्ति के ऊपर खर्चा हो जाता है। यदि हम हेल्थ, एजुकेशन ये सब मैथ मिला लें तो मंथली 5000 से कई गुना ज्यादा खर्चा होता है। यदि हम मान लीजिए एक बच्चे की स्कूल की फीस, उसके ऊपर जो मेडिसिन लगी, उन सब चीजों को यदि हम उसमें ऐड कर लें तो मंथली 5000 रुपए से ज्यादा आराम से निकल आएगा एवरेज। ठीक है, तो इनकी कंडीशन देखी जाए तो बहुत ज्यादा ही खराब है। ठीक, अब
स्कूल्स, बच्चों की बात करें तो बच्चे जो हैं, नन ऑफ द चिल्ड्रन गो टू स्कूल, दे हैव ओनली 2 पेयर्स ऑफ हैंड मी डाउन क्लोथ्स। हैंड मी डाउन मतलब किसी ने दे दिए, वो कपड़े इनके पास हैं। न्यू वंस आर बॉट ओनली व्हेन द ओल्ड क्लोथ्स बिकम अनवियरेबल। पुराने बिल्कुल ही खराब हो जाएं कि अब पहनने लायक ही नहीं बचे, तभी नए आते हैं, और वो भी ज्यादातर चांसेस ये हैं कि कोई दे देगा। शूज आर अ लग्जरी, शूज तो लग्जरी की बात है, इनके लिए शूज है ही नहीं। द यंगर किड्स आर अंडर नरिश्ड, दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर व्हेन दे फॉल इल। गरीबी नजर आ रही है, देखो कितनी सारी चीजें दिख रही हैं जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गरीब हैं। ठीक है, ये अर्बन केस था। अब रूरल केस देखते हैं। लाखा सिंह की कहानी है। लाखा सिंह क्या कर रहा है? लाखा सिंह बिलोंग्स टू अ स्मॉल विलेज नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश। His family doesn't own any land, so they do odd jobs for the big farmers. कोई भी odd job करते हैं ये big farmers के लिए। Work is erratic and so income. Erratic मतलब irregular होना, काम irregular है इसीलिए income भी irregular है। ठीक है, at times they get paid ₹50 for a hard day's work. 50 रुपए पूरा दिन काम करने के। इसको भी यदि मान लो पुराना डेटा हो गया है तो इसको हम मान लेते हैं चलो कि ये 150 रुपीज है या 160 रुपीज है या 200 रुपीज है। चलो 200 रुपीज मान लेते हैं अपन, कि मान लीजिए ये जो है ना ये 150 रुपीज नहीं है। आजकल लेबर को जो है ना लगभग 200 रुपए पर डे तो मिल ही जाते हैं, लेकिन कब? जब काम मिले, है ना। तो पूरे दिन काम किया तो मान लो उसको 200 रुपए मिल गए, बट ऑफन इट इज इन काइंड लाइक अ फ्यू किलोग्राम्स ऑफ व्हीट और दाल और इवन वेजिटेबल्स फॉर टॉयलिंग इन द फार्म थ्रू आउट द डे। दिन भर काम किया उसने, और दिन भर काम करने के बाद या तो 200 रुपए मिले या तो कई बार वो भी नहीं मिलता और उसको कैश की जगह काइंड में पेमेंट कर देते हैं, यानी कि कुछ अनाज दे देते हैं। ठीक, अब देखते हैं इनकी फैमिली की क्या कंडीशन है भाई। ये तो हमने बात करी लाखा सिंह की। द फैमिली ऑफ 8 लोगों की फैमिली है, 200 रुपए पर डे कमा रहा है, और ये वो भी कब? जब रेगुलर वर्क मिले तो 200 रुपए के हिसाब से महीने का कितना हो जाएगा? 6000 रुपए, लेकिन रेगुलर वर्क मिलता नहीं है। ठीक है, द फैमिली ऑफ 8 कैन नॉट ऑलवेज मैनेज 2 स्क्वायर मील। 2 वक्त का खाना मिलना इनके लिए मुश्किल है। अर्बन एरियाज में तो एटलीस्ट 2 वक्त का खाना मिल रहा था, भले ही भरपेट नहीं मिल रहा। रूरल एरियाज में तो 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा। लाखा lives in a kacha hut on the outskirts of the village. The women of the family spend the day chopping fodder and collecting firewood in the fields. ये काम भी नहीं कर रही हैं, घास काट रही हैं और लकड़ियां बीन कर ला रही हैं। His father, a TB patient, passed away 2 years ago due to lack of medication. इलाज नहीं हो पाया तो 2 साल पहले पिताजी की डेथ हो गई। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट इतनी सारी फैसिलिटीज दे रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज प्रोवाइड करा रही है। अब देखो क्या हुआ। His mother now suffers from the same disease and life is slowly ebbing away. उसकी माँ को भी टीबी हो गया है और लाइफ जो है कट रही है, बस जीवन कट रहा है ना। Although the village has a primary school, Lakha never went there. He had to start earning when he was 10 years old. स्कूल नहीं जा सका, 10 साल की उम्र से पैसा कमाने में लग गया। New clothes happens once in a few years. Even soap and oil are luxury for the family. इनके पास नहाने का साबुन और सर पे लगाने के लिए तेल तक नहीं है। ठीक है, इन दोनों स्टोरीज को पढ़कर हम कुछ डायमेंशंस समझ सकते हैं कि पॉवर्टी के क्या क्या डायमेंशंस होते हैं। तो देखो भाई, हमें इन दोनों स्टोरीज में दिखा लैंडलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, साइज ऑफ द फैमिली बहुत ज्यादा है, इलिटरेसी, पुअर हेल्थ एंड माल न्यूट्रिशन बच्चों में हमने देखा, चाइल्ड लेबर एंड हेल्पलेसनेस। ये सारी चीजें हमें इन दोनों स्टोरीज में नजर आई। तो ये डिफरेंट डायमेंशंस हैं पॉवर्टी के। इन सारी चीजों में हमें पॉवर्टी नजर आती है। ठीक है, तो ये पॉवर्टी के बारे में हमने डिफरेंट डायमेंशंस पढ़ लिए, लेकिन पॉवर्टी एक्चुअली है क्या, कैसे डिफाइन करें हम पॉवर्टी को? तो कई तरीकों से डिफाइन करते हैं। सबसे कॉमन मेथड है पॉवर्टी लाइन की, लेकिन उसके अलावा कुछ और यहां पर हम चीजें देख रहे हैं जिससे हम पॉवर्टी को डिफाइन कर सकते हैं। तो पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? पॉवर्टी मींस हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर। खाना नहीं मिल रहा है, रहने की जगह नहीं है, तो व्यक्ति पुअर है। It is a situation, it also is a situation in which parents are not able to send their children to school.
बच्चों को स्कूल ना भेज पाएं, जबकि सरकार मुफ्त में सारी सुविधाएं दे रही है, फिर भी कई बार नहीं भेज पाते। अ सिचुएशन वेयर सिक पीपल कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है इनको, है ना। पोवर्टी ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज, यदि पीने के लिए साफ पानी और यदि सैनिटेशन फैसिलिटीज यानी टॉयलेट्स वगैरह अवेलेबल नहीं है तो ये भी पॉवर्टी की एक निशानी मानी जाती है, ठीक है। इसके अलावा इट ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ रेगुलर जॉब एट मिनिमम डिसेंट लेवल, मतलब कि रेगुलर जॉब नहीं है किसी के पास, उसको काम नहीं है, वो भी किस पर, मतलब क्या मिनिमम डिसेंट लेवल, इसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि जॉब तो है लेकिन पैसा कुछ मिल ही नहीं रहा। तो मिनिमम डिसेंट लेवल होना चाहिए इतना कि वो अपना खर्चा निकाल सके, है ना। यदि ये नहीं है तो हम कहेंगे पुअर पॉवर्टी है ना। एंड इन सबसे बढ़कर क्या, हेल्पलेसनेस का जो एक सेंस होता है कि यार सब जानते हैं कि ये सारी समस्याएं हैं लेकिन कुछ नहीं कर सकते, क्या करें। ये हेल्पलेसनेस जो है ना कि सब समस्याएं हैं, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम इलाज करा सकें, क्या करें, लेकिन भाई है ही नहीं, कैसे कराएगा। तो ये जब हेल्पलेसनेस की सिचुएशन आ जाती है ना व्यक्ति के पास, तो हम कहते हैं कि वो व्यक्ति पुअर है, गरीब है, ठीक है। तो गरीबी तो बहुत ज्यादा है इंडिया में, कोई व्यक्ति गरीब रहना नहीं चाहता लेकिन गरीबी है ना। तो जो पुअर हैं, पुअर पीपल आर इन अ सिचुएशन इन विच दे आर इल ट्रीटेड, हर जगह उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। कहीं भी आप चले जाओ गरीबों के साथ सम्मान नहीं किया जाता, इंसान है भाई वो, उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। आप देखो गरीबों के साथ कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, लोगों के कपड़ों को देख के लगने लगता है कि वो गरीब हैं। आप एक रेलवे स्टेशन पे जाएं, टिकट की खिड़की जो है वहां पर विंडो पर आप कई लोग जाते हैं, टिकट साइड से हाथ डाल देते हैं कि भैया टिकट दे दो, है ना। अब कोई बढ़िया सूट वूट पहना हो, टाई वाई लगाया हुआ व्यक्ति हो, बढ़िया चश्मा शमा लगाया हुआ है और वो साइड से हाथ डाल दे तो सामने वाला बड़े तमीज से बोलेगा कि भाई साहब साइड में है, आप नहीं आइए, लाइन से आइए, आपको लाइन से टिकट मिलेगी। वहीं कोई गरीब आ जाए, फटा हुआ कुर्ता पहना हुआ है और बुजुर्ग सा था लेकिन उसको जल्दी में जाना था, उसने टिकट की खिड़की में हाथ डाल दिया कि भैया टिकट दे दो, जल्दी से जाना है, ट्रेन छूट जाएगी नहीं तो, उसको धुतकार के भगा देता है, समझ में नहीं आता तुझे लाइन लगी हुई है ना। तो पुअर्स जो होते हैं ना, पुअर, उनकी सिचुएशन क्या है, दे आर इल ट्रीटेड, हर जगह उनको उनके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है। कहीं भी चले जाओ आप, फैक्ट्रीज में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में, हॉस्पिटल्स में, रेलवे स्टेशंस पर, हर जगह जहां भी जा रहे हैं वहां हम ये देख रहे हैं कि उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। तो डेफिनेटली जब लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है सिर्फ इस कारण से कि वो पुअर है, तो डेफिनेटली कोई भी व्यक्ति पुअर रहना नहीं चाहता, कोई भी गरीबी में रहना नहीं चाहता, ठीक है। इसीलिए हमने कहा कि सबसे बड़ा चैलेंज, बिगेस्ट चैलेंज जो है हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में वो क्या है कि ये जो मिलियंस ऑफ पीपल हैं, 270 मिलियन बहुत बड़ा नंबर है, ये जो मिलियंस ऑफ पीपल हैं इनको एब्जेक्ट पॉवर्टी से बाहर लाना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारा। और यहां पर देखिए महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट आता है। महात्मा गांधी ने क्या कहा, वो हमेशा क्या कहते थे, ही ऑलवेज इंसिस्टेड दैट इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली when the poorest of its people become free of human suffering। human suffering बहुत बड़ी परेशानी है, ये हेल्पलेस हैं पीपल, उनके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है, दे आर इल ट्रीटेड एवरीवेयर और परेशान हैं। तो इनका कहना है कि हम इंडिया को ट्रूली इंडिपेंडेंट तभी कहेंगे जब गरीब से गरीब आदमी इस ह्यूमन सफरिंग से बाहर आ जाए, तभी उनके हिसाब से इंडिया इंडिपेंडेंट कहलाएगा, ठीक। लेकिन अब इस पॉवर्टी को हम कैसे मेजर करते हैं। हमने एक नॉर्मल ये बात करी कि ये सारी चीजें दिखती हैं हमें तो हम पॉवर्टी देखते हैं, लेकिन जो सोशल साइंटिस्ट होता है, सोसाइटी का साइंस जो समझता है ना, तो सोशल साइंटिस्ट पॉवर्टी को कैसे देखता है, जरा हमें उस पर चर्चा करनी है। तो अब हम क्या देखने वाले हैं, पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट्स, ठीक है। तो कैसे देखते हैं सोशल साइंटिस्ट, देखो सबसे कॉमन चीज जो है पॉवर्टी को देखने के लिए जो इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं वो है इनकम एंड कंजम्पशन का लेवल, ठीक है। तो पॉवर्टी जो है ना, इसके कई सारे इंडिकेटर्स हम यूज कर सकते हैं ना, बहुत सारे वैरायटी है इंडिकेटर्स में, लेकिन सबसे कॉमन इंडिकेटर्स जो यूजुअली यूज किए जाते हैं वो क्या है, लेवल ऑफ इनकम एंड लेवल ऑफ कंजम्पशन।
लेकिन कुछ अदर इंडिकेटर्स के बारे में भी हम चर्चा करते हैं भाई। क्या है अदर इंडिकेटर्स? जो अभी हमने पॉवर्टी के सारी चीज़ें डिस्कस की ना, कि सैनिटेशन नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, तो हम कहते हैं कि भैया पुअर है। तो वो सारे डायमेंशंस यहाँ भी आ जाएंगे, वो सारे इंडिकेटर्स यहाँ भी यूज़ किए जाएंगे। तो पॉवर्टी किन किन तरीकों से देखी जाती है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ सोशल इंडिकेटर्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या है सोशल इंडिकेटर्स? इलिटरेसी लेवल, लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, है ना, ये पॉवर्टी को चेक करने के इंडिकेटर्स हैं। हम इलिटरेसी लेवल चेक करते हैं, माल न्यूट्रिशन चेक करते हैं, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज, यदि ये है तो पॉवर्टी है, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन एटसेट्रा। ये सारी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, इनको हम क्या कह रहे हैं? सोशल इंडिकेटर्स, जो यूज़ किए जाते हैं पॉवर्टी को मेजर करने के लिए। ठीक है भाई, लेकिन अभी जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं इंडिकेटर्स पॉवर्टी को मेजर करने के लिए, जो नए कुछ इंडिकेटर्स आए हैं जिनके बेसिस पर पॉवर्टी को हम एनालाइज करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, वो क्या है? सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी। ये बहुत कॉमन हो रहे हैं आज के टाइम पर। ठीक है, इनके बारे में अब समझते हैं, इन पर डिटेल में जरा बात करते हैं कि ये होता क्या है ना। सोशल एक्सक्लूजन नाम से समझ में आ रहा है अपन को, क्या होता है सोशल एक्सक्लूजन? दिख रहा है, कम्युनिटी से निकाल देना एक तरीके से। लेकिन इसको डिफाइन कैसे करें? सोशल एक्सक्लूजन का मतलब है जब एक गरीब आदमी को बाकी गरीबों के साथ रहना पड़ रहा है गरीब एनवायरनमेंट में, और वो जो है ना बेटर ऑफ सिटीजन्स के साथ नहीं रह पा रहा है बेटर ऑफ एनवायरनमेंट में, ये होती है सोशल एक्सक्लूजन। मतलब कि ये व्यक्ति जो है उन सारे फैसिलिटीज से अलग कर दिया गया है जो बेटर पीपल को मिल रही हैं। ठीक, तो क्या होता है सोशल एक्सक्लूजन? कैसे डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट? क्या है ये कॉन्सेप्ट सोशल एक्सक्लूजन का? पॉवर्टी मस्ट बी सीन इन टर्म्स ऑफ पुअर हैविंग टू लिव ओनली इन अ पुअर सराउंडिंग विथ अदर पुअर पीपल, excluded from enjoying social equality of better of people and better of surrounding। ठीक है, ये सोशल एक्सक्लूजन की एक बेसिक डेफिनेशन हो गई। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि सोशल एक्सक्लूजन इज अ कॉज एज वेल एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी। सोशल एक्सक्लूजन क्या है? कॉज एज वेल एज ऑफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी। मतलब कि सोशल एक्सक्लूजन एज अ कॉज ऑफ पॉवर्टी मतलब क्या है? सोशली एक्सक्लूड कर दिया गया तो व्यक्ति पुअर हो गया, जैसे कि शेड्यूल कास्ट के साथ हुआ, सोशली एक्सक्लूड कर दिया गया उनको तो वो पुअर हो गए। तो सोशल एक्सक्लूजन क्या हो गया? कॉज ऑफ पॉवर्टी हो गया। एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी मतलब पुअर हो गए तो सोशल एक्सक्लूजन हो गया। एक व्यक्ति पहले बहुत अमीर था लेकिन उसका सारा पैसा खत्म हो गया, वो गरीब हो गया, तो अब जिन लोगों के साथ वो उठता बैठता था वो अपने साथ नहीं बैठने देंगे, उसको सोशली एक्सक्लूड कर दिया गया, है ना। तो इट कैन बी अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी। दोनों चीजें हैं, तो ये दूसरा पॉइंट बन जाएगा सोशल एक्सक्लूजन में। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये एक प्रोसेस है। सोशल एक्सक्लूजन क्या है? एक प्रोसेस है। किस टाइप की प्रोसेस है? थ्रू विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स आर एक्सक्लूडेड। किस चीज से एक्सक्लूड किया गया है? फ्रॉम द फैसिलिटीज, बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। क्या क्या चीजें नहीं मिल रही हैं इनको? फैसिलिटीज, बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज जो अदर्स एंजॉय कर रहे हैं, जो उनके बेटर्स हैं, बेटर पर्सन्स हैं, बेटर ऑफ सिटीजन्स हैं, जो वो एंजॉय कर रहे हैं, वो चीजें इनको नहीं मिल रही हैं। ये एक्सक्लूड कर दिया गया इनको उन फैसिलिटीज से एक प्रोसेस के थ्रू। शेड्यूल कास्ट का एग्जांपल मैंने अभी बताया आपको। तो एक प्रोसेस के थ्रू उनको वो सारी चीजें एक्सक्लूड कर दी गई, उनको ना वो फैसिलिटीज मिली, ना वो बेनिफिट्स मिले और ना वो अपॉर्चुनिटीज मिली जो बेटर ऑफ सिटीजन्स को मिलती हैं, है ना। तो हम यहां क्या देख रहे हैं कि भैया एक टिपिकल एग्जाम्पल क्या है इसका? कास्ट। ठीक है, तो अ टिपिकल एग्जाम्पल इज वर्किंग ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया, इन विच पीपल बिलोंगिंग टू सर्टेन कास्ट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इक्वल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो सोशल एक्सक्लूजन क्या कर सकता है? सोशल एक्सक्लूजन मे लीड टू बट कैन कॉज मोर डैमेज देन हैविंग अ वेरी लो इनकम। लो इनकम होना एक अलग चीज है, लेकिन ये लो इनकम होने से ज्यादा भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है ना, तो सोशल एक्सक्लूजन बहुत ही बुरी चीज है। यदि सोशल एक्सक्लूजन हो रहा है तो पुअर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसी से अगला पॉइंट आ जाता है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबल मतलब क्या?
किसी के पुअर होने के चांसेस ज्यादा होना, तो वो वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी कहलाएगा, है ना। तो क्या होता है वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी? वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी मींस इट मेजर्स और विच डिस्क्राइब्स द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी, है ना। ये अभी हमने डिस्कस किया इस चीज को, प्रोबेबिलिटी है ना, चांस होना किसी चीज के होने के, है ना। तो वल्नरेबिलिटी क्या है? वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी इज अ मेजर which describes the greater probability of certain communities or individuals of becoming or remaining poor, है ना, of becoming or remaining poor in the coming years, ठीक है। अब communities का भी एग्जाम्पल दे दिया, communities like members of backward classes and individuals जैसे widow and physically handicapped, इन लोगों के पुअर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो वल्नरेबिलिटी क्या है? ग्रेटर प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज्यादा किसी चीज के होने के चांसेस होना, तो ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज और इंडिविजुअल्स ऑफ बिकमिंग और रिमेनिंग पुअर इन कमिंग ईयर्स। लेकिन ये हम मेजर कैसे करें कि कौन व्यक्ति आगे चल के पुअर रहेगा या पुअर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए भैया हम कुछ डिटर्मिनेंट्स यूज करते हैं, तो ये कैसे डिटरमाइन की जाती है, जरा अब हम उस पर चर्चा करते हैं। तो वल्नरेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय द ऑप्शंस अवेलेबल, है ना, ठीक है, ये याद रखना है। कितने ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं? अब ऑप्शंस किस चीज के? ऑप्शंस हमारे पास हो एसेट्स के टर्म्स में, एजुकेशन के टर्म्स में, हेल्थ के टर्म्स में, जॉब अपॉर्चुनिटीज के टर्म्स में। इन चीजों में हमारे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? जितने ज्यादा ऑप्शंस होंगे उतना हमारे पुअर होने के चांसेस कम होंगे, ठीक है। क्लियर है ये चीज? तो हम क्या कहते हैं? वल्नरेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय, तो क्वेश्चन बन जाएगा कैसे डिटरमाइन करते हैं? बाय ऑप्शंस अवेलेबल टू डिफरेंट कम्युनिटीज फॉर एन अल्टरनेटिव लिविंग इन टर्म्स ऑफ एसेट्स, मतलब जितने ज्यादा एसेट्स हैं उतने पुअर होने के चांसेस कम है। मेरे पास जमीन जायदाद है तो मेरे पुअर होने के चांसेस कम है, ठीक है। एजुकेशन, यदि मेरे को एजुकेटेड होने के चांसेस हैं तो मेरे पुअर होने के चांसेस कम है। हेल्थ, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा सकता हूं कि नहीं, प्राइवेट में महंगे वाले को दिखा पाऊंगा कि नहीं, है ना। एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज, कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं? इन सब चीजों के बेसिस पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि भैया ये व्यक्ति जो है ये पुअर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो एक पॉइंट हमें मिल गया, ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी के बेसिस पर हम पॉवर्टी को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं और किस चीज के बेसिस पर हम डिस्कस कर सकते हैं पॉवर्टी को। हम किस चीज के बेसिस पर एनालाइज कर सकते हैं? ग्रेटर रिस्क के बेसिस पर, ठीक है, कि कितना रिस्क है उस ग्रुप को, है ना। पर्टिकुलर ग्रुप की भी बात कर सकते हैं या इंडिविजुअल की भी बात कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स और टेररिस्ट अटैक्स, है ना। नेचुरल डिजास्टर्स लाइक सुनामी और अर्थक्वेक एंड टेररिज्म, जब इन सब चीजों का खतरा आया, है ना, तो कितना ज्यादा खतरा है भाई। मान लो मैं जम्मू कश्मीर में रह रहा हूं, टेररिज्म ज्यादा है, या नेपाल के आसपास उत्तराखंड में या अरुणाचल प्रदेश में रह रहा हूं तो अर्थक्वेक का खतरा ज्यादा है, या तमिलनाडु कोस्टल रीजन में रह रहा हूं, सुनामी का खतरा ज्यादा है। तो यहां कितना ज्यादा रिस्क है उतना ज्यादा पुअर होने के चांसेस हैं, वल्नरेबल हैं, वी आर वल्नरेबल टू पॉवर्टी इफ वी हैव ग्रेटर रिस्क। जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा पुअर होने के चांसेस, है ना। तो दूसरा, हम कैसे एनालाइज करते हैं पॉवर्टी को, कैसे हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, वल्नरेबिलिटी निकालते हैं ऑफ अ पर्सन ऑफ बिकमिंग और रिमेनिंग पुअर। तो हम देखते हैं कि उसको कितना रिस्क है एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक, सुनामी, टेररिज्म, इन सब चीजों के टाइम पर वो कितने ज्यादा रिस्क में है। जितना ज्यादा रिस्क उतने ज्यादा पुअर होने के चांसेस, ठीक है। अब लेकिन मान लो रिस्क तो है लेकिन उसकी कैपेबिलिटी है कि वो हैंडल कर सकता है उन रिस्क को, तो पुअर होने के चांसेस कम है ना। तो अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या आ जाएगा? वल्नरेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय द ऑप्शंस अवेलेबल टू डिफरेंट कम्युनिटीज फॉर फाइंडिंग एन अल्टरनेटिव लिविंग। ओह सॉरी, ये तो वही स्लाइड है, अगले से पे आ जाते हैं कि एन एडिशनल एनालिसिस इज मेड ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक एबिलिटीज टू हैंडल दीज रिस्क, ठीक है। ये पॉइंट मैं अभी बता रहा था, तीसरा पॉइंट, ठीक है, कि ये जो रिस्क है इसको हैंडल करने की हमारी एबिलिटी है कि नहीं है,
यदि इसको हैंडल करने की एबिलिटी है, मतलब कि पुअर होने के चांसेस कम है। ठीक, तो ये जो वल्नरेबिलिटी है ये क्या क्या डिस्क्राइब करती है हमारे लिए, जरा उस पर फोकस करते हैं कि वल्नरेबिलिटी डिस्क्राइब्स द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मोर एडवर्सली अफेक्टेड देन अदर पीपल व्हेन बैड टाइम कम्स। ठीक है, लेकिन एक अकेले के लिए नहीं बात कर रहे हैं हम, पूरी सोसाइटी के लिए। भैया अर्थक्वेक आया तो सबके लिए आया ना, सुनामी आई तो सबके लिए आई ना, और यदि टेररिस्ट अटैक हो रहा है तो सब पर हो रहा है ना। तो जब ये बुरा समय आया सबके लिए, उस समय कितना ज्यादा हम वल्नरेबल हैं पुअर होने के लिए। तो ये जो वल्नरेबिलिटी है ये यही डिस्क्राइब करती है कितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है हमारे एडवर्सली अफेक्ट होने की, एडवर्सली अफेक्ट होने की जब बुरा वक्त आएगा, लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक्स या टेररिस्ट अटैक, या मान लो इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई, है ना। तो जब ये सब चीजें हो रही हैं उस समय हमारे कितने चांसेस हैं एडवर्सली अफेक्ट होने के, उससे हमें प्रोबेबिलिटी के, उससे हमें वल्नरेबिलिटी का पता चलता है। ठीक है, तो साइंटिफिकली या ऐसा कहें एक कंट्री में ये जो पॉवर्टी है ये कैसे मेजर की जाती है, उसका सबसे कॉमन मेथड क्या है, पॉवर्टी लाइन। ठीक है, ये पॉवर्टी लाइन है जिसके बेसिस पर पॉवर्टी मेजर की जाती है। तो ये पॉवर्टी लाइन है क्या, एक्चुअली में ये एक इमेजिनरी लाइन है, कोई ऐसा नहीं है कि एक ऐसी लाइन खींच दी इसके ऊपर तो रिच इसके नीचे तो पुअर। ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये हमने कैसे बनाई, वही इनकम और कंजम्पशन के लेवल के बेसिस पर। ठीक है, तो जरा अपन इस पर डिस्कस करते हैं कि ये क्या है, पॉवर्टी लाइन क्या है, एक मेथड है पॉवर्टी को मेजर करने की बेस्ड ऑन द इनकम एंड कंजम्पशन लेवल्स ऑफ अ पर्सन। ठीक है, कैसे करेंगे भाई अब मेजर, किसी व्यक्ति के पुअर होने के चांसेस कितने हैं वो कैसे पता करेंगे हम, इनकम और कंजम्पशन के लेवल पर। तो हम ये डिफाइन करते हैं कि भैया यदि इनकम और कंजम्पशन का लेवल एक मिनिमम लेवल से नीचे आ गया, मिनिमम लेवल क्या है, बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए जो मिनिमम चाहिए, तो वो बेसिक नीड वाला जो पॉइंट है ना वो आ जाएगा यहां पर मिनिमम लेवल। तो अ पर्सन इज कंसीडर्ड पुअर इफ हिज और हर इनकम और कंजम्पशन लेवल्स फॉल्स बिलो a given minimum level necessary to fulfill basic needs। अब ये ट्रिकी वर्ड है, बेसिक नीड हर किसी की अलग अलग है ना। कैसे है अलग अलग भाई, क्योंकि सबका लेवल ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग है ना। तो यहां पर हम यही देखते हैं, what is necessary to satisfy the basic needs is different at different times and different countries। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग समय पर ये बेसिक नीड जो होती है ये अलग अलग होती है, इसीलिए हर कंट्री की जो पॉवर्टी लाइन है वो वेरी करती ही है। सारी कंट्रीज की पॉवर्टी लाइन एक जैसी नहीं है। ठीक है, तो जरा ध्यान देते हैं अब क्यों है ऐसा, ये बेसिक नीड्स अलग क्यों है हर एक कंट्री की, क्योंकि सबका लेवल ऑफ डेवलपमेंट अलग है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल दिया, लेवल ऑफ डेवलपमेंट की बात की हमने। ठीक है, क्योंकि हर एक कंट्री का डेवलपमेंट का लेवल अलग है इसीलिए सबकी पॉवर्टी लाइन अलग होती है। जैसे एग्जांपल लिया हमने यूएसए का, कि यूएसए में जिस व्यक्ति के पास कार ना हो, है ना, उसको हम पुअर मानते हैं, है ना। अ पर्सन नॉट हैविंग कार इन यूनाइटेड स्टेट्स में बी कंसीडर्ड पुअर। लेकिन इंडिया में कार होना एक लग्जरी की बात है, कार नहीं है तो गरीब थोड़ी मानते हैं, है ना। तो देखो ऐसा क्यों है, क्योंकि दोनों का लेवल ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग है। ठीक, तो अब ये पॉवर्टी लाइन मेजर कैसे करते हैं, तो देखें भाई कैसे डिटरमाइन करते हैं हम, कैसे मेजर करते हैं, ध्यान से समझिएगा कि हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट्स की हम एक वैल्यू निकालते हैं रुपीस में और उसको ऐड कर देते हैं तो एक पॉवर्टी लाइन निकल आती है ना। तो हमारी बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम बेसिक लेवल चाहिए ना, है ना। तो हमारी जो बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए जो मिनिमम लेवल रिक्वायर्ड होता है किस किस चीज का, फूड का, क्लोथिंग का, फुटवेयर का, फ्यूल का, लाइट, एजुकेशन, मेडिकल रिक्वायरमेंट, ये सारी चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है ना। ठीक है, तो ये क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इन फिजिकल क्वांटिटीज की हम रुपीस में वैल्यू निकालते हैं और उसको ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, पॉवर्टी लाइन मिल जाती है। ठीक, लेकिन इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, फूड। ठीक है, तो ये जो हमारी फूड रिक्वायरमेंट है
इसके बेसिस पर हम पॉवर्टी लाइन मेजर करते हैं। अब देखो फूड रिक्वायरमेंट जो है ना अलग अलग लोगों की अलग अलग होती है, रूरल एरियाज की अलग, अर्बन एरियाज की अलग, मेल की अलग, फीमेल की अलग, चिल्ड्रन की अलग, है ना। तो हम फूड रिक्वायरमेंट के बेसिस पर, ये हमारा लेवल ऑफ कंजम्पशन हो गया ना, तो फूड रिक्वायरमेंट के बेसिस पर हम सबसे पहले पॉवर्टी लाइन निकालते हैं और इसमें कैलोरीज में आएगा, है ना। तो ये जो प्रेजेंट फॉर्मूला है, हम क्या देख रहे हैं, प्रेजेंट फॉर्मूला जो है ये फूड रिक्वायरमेंट के बेसिस पर पॉवर्टी लाइन बताता है, ठीक। और ये जो फूड रिक्वायरमेंट है ये काय में आएगी, कैलोरीज में। अब फूड में जो भी हम इनटेक लेते हैं, हम दाल खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, उससे कुछ कैलोरी निकलती है, वो कैलोरी जो है वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करती है ना। तो हम देखते हैं सीरियल्स यानी कि अनाज, जो दाल, चावल, गेहूं वगैरह, ये सीरियल्स है ना। पल्सेस, वेजिटेबल्स, मिल्क, ऑयल, शुगर, जो भी चीजें हैं ये सब क्या करती हैं, ये हमें कैलोरी प्रोवाइड करती हैं जिसकी हमें जरूरत होती है, ठीक है। अब ये जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है ये वेरी करती है एज के बेसिस पर, सेक्स के बेसिस पर, टाइप ऑफ वर्क के बेसिस पर, है ना। एज के बेसिस पर यानी कि भाई जो बच्चे हैं, मतलब जो 15 साल से कम उम्र के हैं, वर्किंग पॉपुलेशन है, ओल्ड एज पीपल हैं, सबकी कैलोरी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। सेक्स यानी कि मेल और फीमेल के बेसिस पर, एंड टाइप ऑफ वर्क कि किस तरीके का काम कर रहे हो, मेहनत ज्यादा है कि मेहनत कम है, इन चीजों के बेसिस पर ये जो हमारी कैलोरी रिक्वायरमेंट है ये वेरी करती है। इसीलिए पॉवर्टी लाइन भी हमने दो बना के रखी है, रूरल एरियाज के लिए अलग है और अर्बन एरियाज के लिए अलग है। रूरल एरियाज में कैलोरी रिक्वायरमेंट हम कहते हैं हर एक व्यक्ति को कम से कम 2400 कैलोरीज चाहिए, और अर्बन एरियाज में 2100 कैलोरीज, ठीक है। ये पर पर्सन पर डे की बात कर रहे हैं हम, रोज की बात है ना, ये यूनिट याद रखना है। 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे, 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे, ये रूरल एरियाज में और ये अर्बन एरियाज में। अब क्वेश्चन आता है भाई कि दोनों जगह अलग अलग क्यों है। हम जानते हैं रूरल एरियाज में लोगों का फिजिकल वर्क ज्यादा होता है, इसलिए वहां पर ज्यादा कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है। अर्बन एरियाज में फिजिकल वर्क कम होता है, इसीलिए कम कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो सिंस पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज एंगेज देमसेल्व्स इन मोर फिजिकल वर्क, कैलोरी रिक्वायरमेंट इन रूरल एरियाज इज कंसीडर्ड टू बी हायर देन इन अर्बन एरियाज, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी चीज है। अब देखो इसी को हमको रुपीस में निकालना है, तो ये कैलोरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जितने पैसे चाहिए, ये फिजिकल क्वांटिटी है, रुपीस में उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें रुपीस में मिल जाएगा कि भैया एक व्यक्ति को एक दिन में इतनी कैलोरी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है तो उसे कितना पैसा चाहिए, है ना। तो अब देखो अभी हमने ये पर पर्सन पर डे निकाला था कैलोरीज में, अब हम पर पर्सन पर डे निकालेंगे काय में, सॉरी पर पर्सन पर मंथ निकालेंगे इन रुपीस, ठीक है। तो अब जो मॉनेटरी एक्सपेंडिचर यानी जो पैसा चाहिए हमको, ये पर कैपिटा जो नीड है, पर कैपिटा का मतलब क्या होता है, पर पर्सन, ठीक है। ये जो पर कैपिटा नीड है इसको फुलफिल करने के लिए या इसको खरीदने के लिए जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम क्या कैसे मेजर करेंगे पैसे को, मान लो 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, तो उससे मल्टीप्लाई किया रुपीस में, और हमने निकाल लिया कि एक व्यक्ति को रूरल एरियाज में जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करने के लिए 816 रुपीज पर मंथ चाहिए, ठीक है। और अर्बन एरियाज में 1000 रुपीज पर मंथ। देखो अब यहां उल्टा हो गया, कैलोरी रिक्वायरमेंट हमने देखी थी कि रूरल एरियाज में 2400 कैलोरीज चाहिए थी और अर्बन एरियाज में 2100, है ना, रूरल का और अर्बन एरिया का, ठीक है। लेकिन जब हम रुपीस की देख रहे हैं तो इन रूरल एरियाज में 816 रुपीज पर पर्सन पर मंथ चाहिए और यहां पर 1000 रुपीज पर पर्सन पर मंथ चाहिए। अब यहां कैलोरी रिक्वायरमेंट ज्यादा है और रुपीस कम लग रहे हैं, कैलोरी रिक्वायरमेंट कम है और रुपीस ज्यादा लग रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत ही सिंपल सा आंसर है भाई। हम जानते हैं शहर में क्या होता है, महंगाई होती है, जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं उनको फुलफिल करने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं क्योंकि महंगाई ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि ये जो हमारे जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं अर्बन सेंटर्स में, ये थोड़े से महंगे मिलते हैं, हाई प्राइसेस पर मिलते हैं,
जिसके कारण अर्बन एरियाज में कैलोरी रिक्वायरमेंट कम होने के बावजूद भी हाई अमाउंट पे करना पड़ता है। ठीक, अब देखो इसके हिसाब से चलेंगे ना, तो अब हमने अभी पर पर्सन पर मंथ बताया। देखो कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी थी, 2100 कैलोरीज ये अर्बन एरियाज की थी, ठीक है ना। ये पर पर्सन पर डे थी, लेकिन जब हमने रुपीज में लिखा तो हमने बताया कि 1000 रुपीज पर पर्सन पर मंथ, ठीक है। 2400 ये रूरल एरियाज में थी, ठीक है, और इसको फुलफिल करने के लिए चाहिए थे 816 रुपीज पर पर्सन पर मंथ। अब ये हम मानते हैं कि एक फैमिली में ना 5 लोग होते हैं, हमारी गवर्नमेंट ये मान के चलती है, तो ये मल्टीप्लाइड बाई 5 कर देंगे ना तो ये फैमिली रिक्वायरमेंट निकल आएगी। तो ये फैमिली रिक्वायरमेंट कितनी आई कि भैया 4080 रुपीज पर पर्सन पर मंथ। ये कहाँ चाहिए, रूरल एरियाज में, ठीक है। और पर अर्बन एरियाज की हम बात करेंगे तो अर्बन एरियाज में 5000 रुपीज पर पर्सन पर मंथ, ठीक। लेकिन क्वेश्चन ये है कि भैया ये सब कैलकुलेशंस करता कौन है, इतना सारा डेटा कहाँ से आता है, इतने सारे लोग हैं, इन सबकी जो फूड रिक्वायरमेंट है, पैसे की रिक्वायरमेंट है, इन सब चीज़ों का डेटा कहाँ से आए, तो भाई ये डेफिनेटली सर्वे करना पड़ता होगा। तो ये जो पॉवर्टी लाइन है इसका जो एस्टीमेट बनाया जाता है, ये पॉवर्टी एस्टीमेट्स बनाने के लिए हर 5 साल में, कितने, हर 5 साल में, ये नॉर्मली है ना, हर साल भी होता है, लेकिन नॉर्मली क्या करते हैं, हर 5 साल में ये एस्टीमेट बनाया जाता है बाय कंडक्टिंग सैंपल सर्वे। और ये सैंपल सर्वे कौन कंडक्ट करता है, एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। ये एक सरकारी कंपनी है जो ये सैंपल सर्वे करेगी और ये सारा डेटा अपन को बताएगी। लेकिन ये तो हमारे देश का हो गया। अब हमें दूसरी कंट्रीज से कंपेयर करना हो तो, कि भैया हम दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में ज़्यादा पुअर हैं कि कम पुअर हैं, ये निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे निकालते हैं अपन, इसके लिए हम वर्ल्ड बैंक जो एक एस्टीमेट देता है ना, $1.9 पर पर्सन पर डे। अभी हमने जो देखा ना कि अर्बन एरियाज में फैमिली की बात की थी, या पर्सन की बात करें अपन, है ना, पर पर्सन कितना था, पर पर्सन पर मंथ था, पर पर्सन पर मंथ था 1000 रुपीज। अब यदि हमको एक दिन का निकालना है तो उसको 30 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। 30 से आप डिवाइड कर दोगे भैया, आसानी से निकल आएगा, कितना आ जाएगा, 33 रुपीज, 33.33 रुपीज, यानी 34 रुपीज मान लें पर डे, है ना। ये चल रहा है भाई, ये पर डे के हिसाब से। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमको कितना, $1.9 पर पर्सन पर डे चाहिए, तो पॉवर्टी नहीं है ना, क्योंकि ये मिनिमम अवेलेबिलिटी है, इतना तो होना ही चाहिए, ठीक। तो हम चूंकि कंपेयर करने के लिए एक स्टैंडर्ड चाहिए, अलग अलग यदि सबका डेटा रहेगा तो कंपैरिजन नहीं हो सकता। कंपैरिजन करने के लिए कुछ सेम चीज चाहिए होती है, सेम ग्राउंड चाहिए होता है। तो ये जो सेम ग्राउंड है ये वर्ल्ड बैंक ने प्रोवाइड कराया, ठीक है। वर्ल्ड बैंक कहता है कि यदि कोई पर्सन दुनिया भर में कहीं भी है, यदि कोई पर्सन $1.9 पर पर्सन पर मंथ पर डे से कम कमा रहा है तो वो पुअर है। अब इसी डॉलर को यदि हम देखें तो अभी 80 रुपए के आसपास डॉलर चल रहा है, यानी कि 160 रुपए के आसपास हो गया ये, है ना। नहीं मानते, चलो 170 रुपए पर पर्सन पर डे मान लेते हैं, तो देखो ये कितना ज्यादा है। इसके हिसाब से जब वर्ल्ड में एस्टिमेट्स लगाए जाएंगे ना तो इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज्यादा दिखेगी। हम तो अपने यहाँ के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है। इस डेटा के हिसाब से चलेंगे तो इंडिया में पॉवर्टी जो दिख रही है ना वो 27 करोड़ लोग के आसपास पुअर हैं। लेकिन इसके हिसाब से चलेंगे ना तो पॉवर्टी रेट जो है वो बहुत हाई नजर आएगी, इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी नज़र आएगी। क्योंकि देखो भैया स्टैंडर्ड जो बनाया हुआ है वो बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा है। हम तो कह रहे हैं यदि कोई व्यक्ति 34 रुपीज़ पर डे कमा रहा है तो वो पुअर नहीं है, और ये कह रहे हैं 170 रुपीज़ से कम कमा रहा है तो वो पुअर है, ठीक है ना। तो इसके कारण हम देखते हैं कि वर्ल्ड में जब पॉवर्टी रेशियो निकाला जाएगा तो उसमें इंडिया बहुत ज़्यादा पुअर कंट्री की कैटेगरी में आएगा, ठीक। चलिए अब ये देखते हैं हम अपनी कंट्री की पॉपुलेशन के बेसिस पर पॉवर्टी कब कितनी थी। तो चल शुरुआत करते हैं अपन 93-94 से, ठीक है। रूरल एरियाज में जो पॉवर्टी थी ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर, ठीक है, ये परसेंटेज में है।
93-94 में रूरल पॉवर्टी जो है ये 50% थी, अर्बन पॉवर्टी 32% थी और एवरेज जो है ये 45% आया। लेकिन नंबर्स की बात करें तो रूरल एरियाज में पुअर्स का नंबर था 329 मिलियन, अर्बन एरियाज में 75 मिलियन। तो कुल मिलाकर जो टोटल पॉपुलेशन जो पुअर थी वो थी 404 मिलियन। ठीक, 2004-05 में देखो परसेंटेज तो घटा, परसेंटेज घट गया, लेकिन एक्चुअल नंबर देखा जाए तो बढ़ गया। ऐसा क्यों? क्योंकि टोटल पॉपुलेशन बढ़ गई थी। टोटल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में ये जो पॉवर्टी की जो ग्रोथ हुई है ना, ये कम ही निकलेगी। तो परसेंटेज डेफिनेटली घटा हुआ दिखेगा, लेकिन एक्चुअल नंबर जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ आएगा। ठीक है, हालांकि उसके बाद से देखें घटती चली जा रही है और फाइनली अब हम देख रहे हैं 270 मिलियन यानी कि 27 करोड़ लोग जो हैं इंडिया में पुअर हैं। 2011-12 का डेटा है ये, यानी कि 22% पॉवर्टी है। ठीक है, अब जो चीज हमने ये टेबल में देखी है कि पॉवर्टी घट रही है, इसको जरा थ्योरी में देखते हैं अपन। ये अपन को लिखना पड़ेगा क्योंकि ये पॉवर्टी एस्टिमेट्स पूछे जाते हैं। इंडिया में पॉवर्टी के क्या हाल है, तो ये जो टेबल 3.1 हमने देखी है, इसमें हम देख रहे हैं पॉवर्टी रिड्यूस हुई, 45% थी 93-94 में और ये घटकर कितनी हो गई 37% 2004-05 में। ठीक है, और घटी 2011-12 में कितनी हो गई 22% हो गई। ठीक, लेकिन नंबर्स में हमने देखा कि भैया बीच में थोड़ा गड़बड़ हुआ था तो हमने वो छोड़ दिया। हमने ये देखा कि आगे कुछ सालों में और घटेगी और ये जो नंबर था शुरुआत में तो ये नंबर भी नहीं घट रहा था, 73 से 93 तक तो हम देखते हैं कि जो पॉवर्टी में जो लोग रह रहे थे उनका नंबर भी नहीं घट रहा था। लेकिन ये हम देखते हैं कि 2004-05 में जो 407 मिलियन लोग पुअर थे वो और घट गया, 270 मिलियन आ गया इन 2011-12। ठीक है, माने हर साल कितना परसेंट पॉवर्टी घटी, हर साल 2.2% पॉवर्टी घटी बिटवीन 2004-05 एंड 2011-12 इन ईयर्स के बीच में हर साल 2.2% पॉवर्टी रिड्यूस हो रही थी। ठीक है, तो पॉवर्टी तो घटी है, लेकिन क्या सब लोगों में पॉवर्टी घटी? कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनमें अभी भी पॉवर्टी का जो सिनेरियो है वो बहुत ज्यादा है। तो अब हमको ये देखना है कि ये वल्नरेबल ग्रुप्स कौन से। देखो दो टाइप के वल्नरेबल ग्रुप्स होंगे, सोशल एंड इकोनॉमिकल। ठीक है, सोशल ग्रुप्स एंड इकोनॉमिकल ग्रुप्स, दो टाइप के ग्रुप्स हैं जो हैं वल्नरेबल टू पॉवर्टी। ठीक है, अब ये सोशल ग्रुप्स की बात करते हैं। सोशल ग्रुप्स में कौन आ जाएंगे, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब हाउस होल्ड्स। ये दो ग्रुप हैं जो बहुत ज्यादा पुअर होंगे। ठीक है, इसके बाद हम हम इकोनॉमिक ग्रुप की बात करें तो इसमें लेबर आएंगे रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में, है ना। तो इकोनॉमिक ग्रुप्स में कौन से ग्रुप आ जाएंगे जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं, एग्रीकल्चरल लेबर इन रूरल एरियाज एंड अर्बन कैजुअल लेबर्स इन अर्बन एरियाज। ये टोटल 4 ग्रुप्स हो गए जो सबसे ज्यादा पुअर हैं। दे आर मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी, इनके पुअर होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। ठीक है, अब कितनी पॉवर्टी है इसको समझने के लिए यहाँ एक ग्राफ दिया हुआ है ना, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है ये ग्राफ, लेकिन मैं आपको डेटा बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। ये शेड्यूल्ड ट्राइब है, शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट, ये एवरेज है इंडिया का। ठीक है, इंडिया का एवरेज। ठीक, ये दिया हुआ है अपन को कैजुअल लेबर, फार्म लेबर, तो ये रूरल एरियाज में जो लेबर हैं ये उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये अर्बन एरियाज में जो लेबर हैं ये उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों का बराबर है, 34% दिया है इनका भी, 34% ये दिया हुआ है। इंडिया का एवरेज 22%, शेड्यूल कास्ट 29% एंड शेड्यूल ट्राइब 43%। ठीक है, मतलब देखो ओवरऑल इंडिया की बात करें तो 100 में से 22 लोग ऐसे हैं जो पुअर हैं, ये इंडिया का एवरेज है। ठीक है, 22 आउट ऑफ 100 पुअर हैं। लेकिन शेड्यूल ट्राइब की देखें तो 100 में से 43 लोग अभी भी पुअर होते हैं। शेड्यूल कास्ट का घट गया है, शेड्यूल कास्ट में भी पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था, इसमें 29 आउट ऑफ 100 जो है ना वो पुअर होते हैं। और रूरल लेबर और अर्बन लेबर की बात करें तो 34 आउट ऑफ 100, 100 में से इतने लोग जो हैं ये पुअर होते हैं। ठीक है, तो अपन ने ये देखा कि भाई देखो इंडिया का एवरेज कितना है 22, और यदि हम शेड्यूल कास्ट की बात, शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो 43 आउट ऑफ 100 जो है वो पुअर होते हैं। तो ये जो ट्राइबल्स है ना, इनमें अभी भी
पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, ये अभी भी अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि शेड्यूल कास्ट, रूरल लेबर और अर्बन लेबर, इनमें जो परसेंटेज है वो घटा है। रूरल लेबर में हम देख रहे हैं 34, अर्बन लेबर में हम देख रहे हैं 34। ठीक है, तो दोनों जगहों पर हमने देखा, अर्बन एरियाज में भी और रूरल एरियाज में भी, दोनों जगह जो परसेंटेज है पुअर्स का वो घटा है। ठीक है, शेड्यूल कास्ट में भी घटा है। शेड्यूल कास्ट का कितना हो गया है? 29% हो गया है। ठीक, लेकिन अब आप सोचो कि मान लो कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो सोशल और इकोनॉमिक दोनों ग्रुप्स में आ रहा है, तो उसके तो पुअर होने के चांसेस और ज्यादा हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का पर्सन है और वो एक रूरल लेबर भी है या एक अर्बन लेबर भी है। ठीक है ना, तो डबल डिसएडवांटेज हो गया ना। तो डबल डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग अ लैंडलेस कैजुअल वेज लेबरर, है ना, लैंडलेस लेबर है, अब चाहे वो रूरल एरिया में हो या अर्बन एरिया में हो, एक लैंडलेस लेबर है और साथ में वो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप में भी हो, यानी कि मतलब वो या तो शेड्यूल कास्ट का हो या शेड्यूल ट्राइब का हो, तो उसके पुअर होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। डबल डिसएडवांटेज है क्योंकि, समझ गए? तो ये वल्नरेबल ग्रुप्स हैं और इनमें पुअर होने के चांसेस हमने देखा किसी किसी ग्रुप के बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो ये जो हमने पूरा समझा उसके बेसिस पर हम ये देख रहे हैं कि जो पॉवर्टी है वो 3 ग्रुप्स में तो घटी है, शेड्यूल कास्ट में, रूरल एग्रीकल्चरल लेबर में और अर्बन कैजुअल लेबर में। इनमें पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है, लेकिन शेड्यूल ट्राइब एक ऐसा ग्रुप है जिसमें अभी भी पॉवर्टी रिड्यूस नहीं हुई है, अभी भी पॉवर्टी का लेवल बहुत ज्यादा है। ठीक, चलें भाई, तो अब आते हैं अपन अगले टॉपिक पर अपने। ठीक, कि ये जो सोशल ग्रुप्स हैं, इन सोशल ग्रुप्स में भी कुछ ऐसे होते हैं जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर होते हैं। ठीक है, सोशल ग्रुप हो या फिर इकोनॉमिक ग्रुप हो, उसमें हमने देखा कि पॉवर्टी है, लेकिन इसमें भी आप देखोगे हर फैमिली में विमेन, चिल्ड्रन एंड जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, दे आर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। तो अब उसी चीज पर अपन आ रहे हैं। एक पॉइंट अपन ने यहां कवर किया कि ये जो सोशल ग्रुप्स हैं, देयर इज ऑल्सो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम विद इन फैमिली। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम विद इन फैमिली का मतलब क्या है कि जो रिसोर्सेस फैमिली के पास अवेलेबल हैं, उसमें भी कुछ लोग फैमिली में ऐसे हैं कि उनमें से भी बहुत कम रिसोर्सेज इनको यूज करने के लिए मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि विमेन, एल्डरली पीपल एंड फीमेल इन्फेंट्स, है ना, स्पेशली फीमेल्स की बात कर रहे हैं, इन्फेंट्स में भी, बच्चों में भी। ठीक है, दे आर डिनाइड इक्वल एक्सेस टू द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द फैमिली। इसको एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। ठीक है, स्टोरी पढ़ते हैं जरा अपन एक, है ना। किसकी स्टोरी है ये? शिवरमन की स्टोरी है। शिवरमन एक स्मॉल विलेज में रहता है, कहां? नियर कुरनूर इन तमिलनाडु, यहां ये रहता है। कुरनूर किस चीज के लिए फेमस है? हैंडलूम के लिए और पावरलूम फैब्रिक के लिए, मतलब कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है यहां पर। ठीक है, अब ये जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसमें देखते हैं ये जिस गांव में रह रहा है, देयर आर 100 फैमिलीज इन द विलेज, 100 फैमिलीज रहते हैं। और ये जो शिवरमन है, ये क्या है? एक आर्यन थाथियार, यानी कि एक कोबलर है बाई कास्ट। ठीक है, कोबलर है, माने कि ये शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करते हैं। ठीक, अब वो जो शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति है, लेकिन काम कर रहा है एग्रीकल्चरल लेबर का, और इसके लिए इसको 160 रुपीज पर डे मिलते हैं। ठीक है, 160 रुपीज पर डे वो व्यक्ति कमा लेता है। और देखते हैं क्या होता है, ये इसकी फैमिली की अभी पूरी देखते हैं, क्योंकि इसमें हम देखेंगे पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कौन है फैमिली में। ठीक है, बट देयर इज ओनली 5 to 6 months इन द ईयर जब उसको काम मिलता है। एट अदर टाइम्स ही डज ऑड जॉब्स इन द टाउन। ठीक, ये हो गई बात शिवरमन की। अब उसकी वाइफ की बात करते हैं, शशिकला की। शशिकला टू वर्क्स विद हिम, वो भी उसके साथ काम करती है, लेकिन उसको काम बड़े मुश्किल से मिलता है। ठीक है, एंड इवन इफ शी गेट्स द वर्क, शी इज पेड 100 रुपीज पर डे। देखो, मेल है तो उसको 160 मिल रहा है, उसी काम को करने का फीमेल को 100 रुपीज मिलता है। ठीक है, मेल को ज्यादा मिल रहा है, फीमेल को कम मिल रहा है। तो देखो, इनकम इनइक्वालिटीज हैं, काम सेम है उसके बावजूद भी। ठीक, अब फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? फैमिली में 8 मेंबर्स हैं। कौन कौन है? शिवरमन की 65 ईयर ओल्ड विडोड मदर है, एंड शी इज इल एंड नीड्स टू बी हेल्प्ड विद हर डेली चोर्स। खुद से कुछ नहीं कर सकती,
उनके खुद के सारे काम करने के लिए भी उनको हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो शिवरमन हो गया, उसकी वाइफ शशिकला हो गई, उसकी माँ हो गई। फिर उसकी एक बहन है 25 ईयर्स की जो अनमैरिड है अभी। ठीक है, तो 4 हो गए, वाइफ है, हस्बैंड है, सिस्टर है और मदर है, और उसके 4 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं भाई? 4 बच्चे हैं जिनकी उम्र 1 साल से 16 साल के बीच में है, जिसमें से 3 जो हैं वो लड़कियां हैं और जो सबसे छोटा है, यंगेस्ट है, वो एक लड़का है। ठीक है, ये फैमिली की बात हो गई। अब देखो क्या करें, फैमिली में 3 लड़कियां हैं, स्कूल तो जाने से रही। ठीक है, तो बाइंग बुक्स एंड अदर थिंग्स फॉर स्कूल गोइंग गर्ल्स इज अ लग्जरी, जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो बच्चियों को स्कूल नहीं भेजेगा। एंड ही हैज टू गेट देम मैरिड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो कह रहा है कि जब इनकी शादी ही करनी है तो वो उनके पढ़ाई पर पैसा खर्चा करना नहीं चाहता है। बोले जहां जाएंगी वो लोग समझेंगे क्या करना है, उनकी शादी के लिए पैसे जोड़ो, शादी करना पड़ेगी क्योंकि, है ना। ठीक है, अब तो इसीलिए कोई भी बच्ची जो है वो स्कूल नहीं जाती है। अब उसकी मदर की बात करते हैं, मदर क्या कर रही है? हिज मदर हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन लाइफ, लाइफ में इंटरेस्ट ही खत्म हो गया इनका, एंड इज जस्ट वेटिंग टू डाई समडे। ठीक है, बुजुर्ग हैं बहुत ज्यादा, कुछ काम खुद से कर नहीं पा रही हैं, तो लाइफ में इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, उनको खुद लगने लगा कि यार अब मैं सबके ऊपर बोझ बन गई हूं, बस वो अपनी मौत का इंतजार कर रही हैं। ये उसकी मदर की कहानी। देखो, रिसोर्सेज एक्सेसिबल नहीं है, यदि होते तो उसका इलाज हो जाता, है ना, खुद से सब कुछ कर पाती, लेकिन रिसोर्सेज एक्सेसिबल नहीं है। ठीक, फिर उसकी सिस्टर की बात करते हैं। हिज सिस्टर एंड एल्डर डॉटर टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड। शिवरमन प्लान्स टू सेंड हिज सन टू स्कूल व्हेन ही कम्स टू एज। देखो ये अनइक्वल एक्सेस समझ में आ गया, लड़के को स्कूल भेजने के लिए तैयार है, लड़कियों को नहीं। ठीक, फिर हिज अनमैरिड सिस्टर डज नॉट गेट अलॉन्ग विद हिज वाइफ। ननद और भौजाई की नहीं बन रही है भैया यहां पर भी। शशिकला फाइंड्स हर अ बर्डन बट शिवरमन कैनॉट फाइंड अ सुटेबल ग्रूम ड्यू टू लैक ऑफ मनी। तो भैया उसकी जो मदर, उसकी जो वाइफ है और उसकी जो सिस्टर है, उसकी बन नहीं रही आपस में, और शिवरमन कुछ कर नहीं सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, तो वो उसकी शादी भी नहीं करा पा रहा है, क्योंकि कोई व्यक्ति शादी करने को तैयार ही नहीं है पैसे ना होने के कारण। ठीक है, although the family has difficulty in arranging 2 square meals a day, 2 वक्त का खाना भी नहीं ये अरेंज कर पाते हैं, शिवरमन मैनेजेस टू बाय मिल्क वंस इन अ वाइल। कभी कभी वो दूध खरीद लेता है, लेकिन किसके लिए? सिर्फ बेटे के लिए। तो ये अनइक्वल एक्सेस यहां पर भी नजर आ रहा है, इसमें क्लियरली दिख गया कि भैया अनइक्वल एक्सेस है। पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कौन है उसमें? विमेन स्पेशली। ठीक है, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में भी कौन? फीमेल चिल्ड्रन, एंड एल्डरली पीपल जैसे कि शिवरमन की मदर। ठीक है, तो उससे क्लियर हो गया हमारा वो पॉइंट कि भैया जो एक फैमिली होती है, चाहे वो सोशल ग्रुप हो, चाहे वो इकोनॉमिक ग्रुप हो, और चाहे वो दोनों का कॉम्बिनेशन हो, उसमें भी पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कौन होती हैं? फैमिली की जो विमेन है, गर्ल चाइल्ड है और ओल्ड एज पीपल है, वो लोग। ठीक, चलिए अब देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया। अभी हमने पॉवर्टी लाइन के बारे, पहले तो हमने पॉवर्टी की डेफिनेशन और डिफरेंट डायमेंशंस देख लिए। ठीक है, फिर कैसे हम पॉवर्टी को देखते हैं, सोशल साइंटिस्ट कैसे देखते हैं, उसमें हमने डिफरेंट जो क्राइटेरियाज यूज किए जाते हैं वो पढ़ लिए। ठीक है, उसके बाद हमने ये देख लिया कि भाई पॉवर्टी लाइन क्या होती है और कैसे इसको मेजर करते हैं। ठीक, फिर वल्नरेबल ग्रुप्स भी देख लिए और इंडिया में कितनी पॉवर्टी है ये भी देख लिया। अब हम बात करते हैं विद इन इंडिया पॉवर्टी की, कि भाई ये जो विद इन इंडिया बहुत सारी स्टेट्स हैं और हर एक स्टेट में पॉवर्टी एक जैसी नहीं है। पॉवर्टी का जो रेशियो है अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है। तो कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने पॉवर्टी बहुत ज्यादा रिड्यूस कर लिया और कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां अभी भी पॉवर्टी जो है बहुत ज्यादा है। तो हमें क्या करना है, यहां पर ये सीखना है कि जिन स्टेट्स ने पॉवर्टी रिड्यूस की है वो पॉवर्टी कैसे रिड्यूस की है, उसका क्या कारण है। ठीक, तो देखते हैं भाई पॉवर्टी में क्या देखते हैं। पॉवर्टी जो है, पॉवर्टी इन इंडिया ऑल्सो हैज अनदर एस्पेक्ट और डायमेंशन। द प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज नॉट सेम इन एवरी स्टेट। Although state level poverty has witnessed a secular decline from the levels of early 70s, 1970s से तो घटी है सब जगह,
द सक्सेस रेट ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अलग अलग स्टेट में ये जो सक्सेस रेट है पॉवर्टी रिड्यूस करने की ये अलग अलग है। देखें क्या है भाई, इसमें हमको दिख रहा है कुछ स्टेट्स का नाम दिख रहा है और यहां पर हमें दिख रहा है कि वहां पॉवर्टी कितनी है। तो देखो ऑल इंडिया एवरेज तो दिया है 21.9 यानी 22%, ठीक। लेकिन अभी भी देखो बिहार में 33.7%, उड़ीसा में 32.6%, असम में 31.9%, मध्य प्रदेश में 31.7%, उत्तर प्रदेश में 29.4% एंड कर्नाटका में 20.9%। यहां पर अभी भी देखो इतनी सारी पॉपुलेशन जो है इन स्टेट्स की ये पॉवर्टी में रह रही है। यहां पर अपन ने ये देखा, ये खास तौर से ये जो 5 स्टेट्स हमको दिख रही हैं यहां पर नेशनल एवरेज से ज्यादा है, यानी कि बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, यहां पर नेशनल एवरेज से ज्यादा पॉवर्टी है, 22% से ज्यादा पॉवर्टी है, ठीक है। तो हमने यही चीज यहां पर लिखा कि रीसेंट डेटा जो है वो क्या बता रहा है कि इंडिया में जो हेड काउंट रेशियो है यानी पूरी कंट्री का एवरेज कितना है 21.9% इन 2011-12। लेकिन मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा यहां पर जो एवरेज है इंडिया का उससे ज्यादा पॉवर्टी है। तो ये ग्राफ में अपन को क्लियरली नजर आ रहा है। तो यहां से आपको क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाए कि इंडिया की 2 पुअरेस्ट स्टेट्स कौन सी हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट पे बिहार है और सेकंड पे उड़ीसा है, ठीक है। तो ये हमारा पॉवर्टी जो डिफरेंट स्टेट्स में है उसका रेशियो हो गया यहां पर कि भाई सबसे ज्यादा पॉवर्टी जो है वो इन 5 स्टेट्स में है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने पॉवर्टी बहुत रिड्यूस की है, जैसे कि केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। ये ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने पॉवर्टी रिड्यूस कर ली है। तो क्वेश्चन ये आता है कि इन्होंने पॉवर्टी रिड्यूस कैसे करी, ठीक है। तो अपन जरा आप देखते हैं एक एक स्टेट का अपन बात करेंगे कि इन्होंने पॉवर्टी रिड्यूस कैसे करी है। सबसे पहले हम देखते हैं पंजाब। पंजाब एंड हरियाणा में हम जानते हैं इन्होंने सक्सेसफुली ग्रीन रेवोल्यूशन इन्होंने अपने यहाँ अचीव कर लिया था, जिसके कारण हायर एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट्स हैं, इसीलिए इन्होंने पॉवर्टी रिड्यूस कर ली है। केरला में हम जानते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट पे खर्चा किया है इन्होंने, अपनी हेल्थ और एजुकेशन पर इंप्रूवमेंट किया, इसलिए यहाँ पॉवर्टी रिड्यूस हुई है। वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, लैंड रिफॉर्म्स प्रॉपरली हुए, मतलब प्रॉपरली तो नहीं कहेंगे बट फिर भी लैंड रिफॉर्म्स जो है ना बाकी के कंपैरिजन में यहाँ ज्यादा अच्छे हुए, इसीलिए यहाँ पॉवर्टी रिड्यूस हुई है। एंड आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में हम जानते हैं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत अच्छा है, इसीलिए यहाँ पर पॉवर्टी रिड्यूस हुई है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, हर एक स्टेट का अलग अलग आपसे पूछ सकते हैं कि भाई इन स्टेट्स में पॉवर्टी रिड्यूस कैसे हुई, इसके क्या रीजंस हैं। अब देखते हैं अपन ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, ठीक है। इसमें हमको क्या समझना है कि भाई इंडिया में तो हमने देखा पॉवर्टी रिड्यूस हुई है और विद इन स्टेट्स भी रिड्यूस हुई है, लेकिन स्टेट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब सब जगह एक जैसी रिड्यूस नहीं हुई है, कहीं पर ज्यादा सक्सेस मिली, कहीं कम मिली। लेकिन अब हमें ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, मतलब पूरे वर्ल्ड में पॉवर्टी रिड्यूस हुई है कि नहीं और हुई है तो कितनी हुई है, कहां पर क्या कंडीशन है, उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं कि भाई डेफिनेटली पूरे वर्ल्ड में पॉवर्टी रिड्यूस हुई है। अब वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो हम वर्ल्ड बैंक ने जो क्राइटेरिया दिया था वो यूज करेंगे, है ना। तो वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया था $1.9 पर पर्सन पर डे, है ना। इसके हिसाब से देखा जाए तो पॉवर्टी रिड्यूस हुई है। 1990 में वर्ल्ड की जो पॉवर्टी रेट थी वो 36% थी, जो 2015 में रिड्यूस होकर कितनी हो गई है, 10%, ठीक। तो पॉवर्टी जो है वर्ल्ड में रिड्यूस हुई है, ठीक है। अब देखते हैं भाई कुछ कंट्रीज की पर्टिकुलर बात करें, है ना। तो रिडक्शन तो हुआ है ग्लोबल पॉवर्टी में, लेकिन इसमें रीजनल डिफरेंसेस हैं। अब रीजनल डिफरेंसेस को देखते हैं जरा, ठीक। चाइना से स्टार्ट करेंगे, फिर इंडिया से होते हुए रशिया तक जाएंगे अपन, ठीक है। तो पॉवर्टी की बात की चाइना में, चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ये जो है ना डेवलपिंग कंट्रीज हैं, और यहां पर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण और ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत या ह्यूमन रिसोर्सेज में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट के कारण पॉवर्टी काफी रिड्यूस हुई है। क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में पॉवर्टी रिड्यूस होने का क्या कारण है। देखो बहुत ज्यादा पॉवर्टी रिड्यूस हुई है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो मेन रीजन क्या है, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मैसिव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट।
अब कितनी पॉवर्टी घटी, डेटा देखो, 88% पॉवर्टी हुआ करती थी चाइना में 1981 में, जो रिड्यूस होकर 2008 में कितनी हो गई 14.7%, और अब रिसेंटली 2019 में घटकर ये हो गई है 0.6%, बहुत तेजी से घटी। तो डेफिनेटली ये जो दो चीजें हैं हमें समझ में आ रहा है कि इन दो चीजों में इन्वेस्ट करेंगे तो इंडिया में भी पॉवर्टी रिड्यूस होगी। तो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ का एग्जांपल और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एग्जांपल याद रखना है कि इनमें हमको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में क्या आ जाएगा, हमारे ऊपर खर्चा करना, हमारी एजुकेशन, हमारी हेल्थ, हमारी ट्रेनिंग, इन पर यदि पैसा खर्चा किया तो पॉवर्टी रिड्यूस होती है। ठीक, अब यहां से आ जाते हैं हम साउथ एशिया। साउथ एशिया में बहुत सी कंट्रीज आती हैं, जिनमें से मेन कौन सी हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश, है ना। ये मेन कंट्रीज, मतलब क्या यही है सारी कंट्रीज साउथ एशिया की। ठीक है, यहां पर भी हम देख रहे हैं पॉवर्टी रिड्यूस हुई है। कितनी रिड्यूस हुई है, 34% थी 2005 में और घटकर अब ये कितनी हो गई है 15.2% इन 2014। ठीक है, लगभग 10 साल हो गए। 10 साल में ये 34% से घटकर 15.2% पर आ गई है। ठीक, अब ये इतना ज़्यादा डिक्लाइन शायद हमें इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि जो ये $1.9 है ना, ये भी बहुत टाइम से चेंज नहीं हुआ है ना। अभी पहले हालांकि ये कम था, पहले तो $1 ही था, $1 से और इसको बढ़ाकर $1.9 तक लगभग डबल तो कर दिया, लेकिन जितनी तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है उतनी तेजी से अपन ये देख रहे हैं कि उसके हिसाब से ये रेशियो में अपना ये पॉवर्टी लाइन में ग्रोथ नहीं की जा रही है। ठीक है ना, तो लेकिन देखो पॉवर्टी रिड्यूस हुई है। कहाँ रिड्यूस हुई है पॉवर्टी, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, सभी जगहों पर पॉवर्टी रिड्यूस हुई है। मतलब पूरी साउथ एशियन कंट्रीज में भी पॉवर्टी रिड्यूस हुई है, उसका हमने डेटा देख लिया। अब इसमें पुअर्स की भी बात करें, इंडिया की स्पेसिफिकली बात करें तो इंडिया में अभी हमने देखा था कि पुअर्स का नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा घट गया था। ये पूरा साउथ ईस्ट एशिया का डेटा दिया हुआ है। विद डिक्लाइन इन द परसेंटेज ऑफ पुअर, द नंबर ऑफ पुअर हैज आल्सो डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 510 मिलियन इन 2005 टू 274 मिलियन इन 2013। ठीक है, हालांकि हमने 2011 का डेटा अब भी देखा कि अकेले 270 मिलियन तो इंडिया में ही है। तो यदि हम बाकी सारी कंट्रीज की बात करें तो फिर क्या बस 4.5 मिलियन ही बचा, है ना। तो डेफिनेटली 2011 से 13 के बीच में इंडिया में भी पॉवर्टी और डिक्लाइन हुई होगी। 260, 240 हो सकता है, 250, 240, 250 के आसपास इंडिया में पॉवर्टी नंबर्स के टर्म्स में इंडिया में पुअर्स का नंबर बचा होगा। ठीक है, लेकिन यदि हम साउथ एशिया की बात करें तो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया है पुअर्स का नंबर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पुअर्स हुआ करते थे। ठीक, अब इंडिया में तो हमने अभी डिस्कस किया था कि इंडिया में जो पॉवर्टी लाइन हमको हाई दिख रही, पॉवर्टी हाई दिख रही है, उसका एक रीज़न क्या है कि वर्ल्ड पॉवर्टी लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है हमारे यहाँ की पॉवर्टी लाइन से। ठीक, अब हो गया क्या, चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया हो गया, साउथ एशिया हो गया। अब बात करते हैं सब सहारन अफ्रीका। ये सबसे ज़्यादा गरीबी जो है ना वो सब सहारन अफ्रीका में ही है। यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है, यदि हम 2005 तक की बात करें तो 51% पॉपुलेशन इस एरिया की पुअर थी। अभी भी बहुत ज्यादा है, देखो घटकर 2018 की बात कर रहे हैं, 2018 में घटकर कितनी हुई 40.2%। तो घटी तो है लेकिन अभी भी देखो बहुत ज्यादा है ये, इसको हम कम नहीं कह सकते। 40% से ज्यादा लोग पॉवर्टी में जी रहे हैं, है ना। तो पॉवर्टी घटी है डेफिनेटली, सब सहारन अफ्रीका में भी घटी है, लेकिन अभी भी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। फिर बात करते हैं लैटिन अमेरिका की। लैटिन अमेरिका मतलब साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में भी पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है। कितनी हो गई है भाई, पहले थी 10% 2005 तक, और 2018 आते आते कितनी बची है, सिर्फ 4%। बहुत अच्छी बात है, रिड्यूस हो गई है पॉवर्टी। ठीक, लेकिन रशिया में पॉवर्टी रीसरफेस हुई है। रशिया एक ऐसी कंट्री है जहां कह रहे थे कि पॉवर्टी हुआ ही नहीं करती थी। क्यों नहीं थी, सोशलिस्ट कंट्री थी। सोशलिस्ट कंट्री है मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल में और गवर्नमेंट सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ना। तो पॉवर्टी वाला कोई सीन ही नहीं था। लेकिन अब यहां पर भी पॉवर्टी रीसरफेस हुई है। ठीक, अब देखो पॉवर्टी परसेंटेज के टर्म्स में देखें तो सबसे ज्यादा पॉवर्टी कौन सी कंट्रीज में है वो देखते हैं। परसेंटेज की बात कर रहे हैं अब अपन यहां पर, तो यहां पर एक टेबल अपन देख रहे हैं जिसमें
उस कंट्री की कितनी परसेंट पॉपुलेशन पुअर है। तो इसमें हमने क्या देखा, नाइजीरिया का एग्जांपल लिया कि नाइजीरिया की टोटल पॉपुलेशन की 39% जो है पुअर है और इंडिया में 22%। ये डेटा भी हालांकि अलग अलग ईयर्स का है, ये 2018 का है, बांग्लादेश का 2016 का है, इंडिया का 2011 का डेटा है ना, अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग डेटा है। लेकिन भैया ये इंडिया का 22% जो है ना, ये नाइजीरिया के 39% से कई गुना ज्यादा है। नाइजीरिया की टोटल पॉपुलेशन ही नहीं है इतनी कि वो 39% जो है ना हमारे बराबर हो सके। मान लो नाइजीरिया की पॉपुलेशन 10 करोड़ भी है ना, तो 10 करोड़ में से कितने 4 करोड़ लोग के आसपास जो है वो पुअर हैं। लेकिन यहाँ 22% जो है ना, ये तो कितना हो गया, 27 करोड़ के आसपास हो गया। समझ गए। तो डेफिनेटली कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां अभी भी पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखोगे तो इंडिया से ज्यादा परसेंटेज वाली कंट्रीज मिल जाएंगी, लेकिन जब नंबर्स की बात करोगे तो इंडिया में सिंगल लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर्स रहते हैं। ठीक, अब इतना सब पढ़ा, अब मेन चीज क्या समझनी है, इंडिया में हम जो ये पॉवर्टी देख रहे हैं इसके कारण क्या है। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर का है, इसके रीजंस क्या हैं और इस पॉवर्टी को दूर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। ये दो इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो अब यहां पर हम वही समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं भैया कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। इसमें दो मेन रीजन पहले समझते हैं, हिस्टोरिकल रीजंस हैं। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक, हमारे यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ ब्रिटिशर्स के टाइम पर। इवन उन्होंने हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी उनको भी पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया और पॉपुलेशन पर कोई कंट्रोल नहीं था। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कोई मेजर्स ही नहीं अडॉप्ट किए, लोगों को एजुकेट ही नहीं किया, पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती चली गई, जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे, ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, उसमें भी क्या हुआ, अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसके कारण पॉवर्टी है। ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ और सिटीज में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, लेकिन उससे भी पॉवर्टी इतनी रिड्यूस नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये सारे रीजंस हम देखते हैं थ्योरेटिकली अब। ठीक, देयर वर नंबर ऑफ कॉजेस फॉर वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया। ठीक है, वन हिस्टोरिकल रीजन क्या है, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो कॉलोनियल पॉलिसीज थी, पॉलिसीज ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट ruined traditional handicraft and discouraged development of industries like textile। इंडिया में इन्होंने इंडस्ट्रीज डेवलप ही नहीं होने दी और जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी उनको इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। पहला पॉइंट मिल गया हमको भाई। ठीक, इसके कारण क्या हुआ, लो ग्रोथ हुई। 1980s तक हमारे यहां पर बहुत कम इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी। ठीक है, दूसरा क्या देखते हैं, इसके कारण क्या हुआ, लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम्स। जब भाई पूरी ओवरऑल कंट्री की ग्रोथ रेट ही कम है तो डेफिनेटली जो एक व्यक्ति की इनकम की ग्रोथ रेट है वो तो कम होगी और जॉब अपॉर्चुनिटीज है नहीं। ठीक, अब इसके साथ साथ क्या था, हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी, तो पहला पॉइंट मिल गया हमें, लो ग्रोथ रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। दूसरा मिल गया हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। अब ये दोनों कंबाइनली जो है ना, ये मिलकर क्या कर रहे हैं, पर कैपिटा इनकम को बहुत कम कर दे रहे हैं। ठीक, ये दो रीजन मिल गए हमको अंडर कॉलोनियल रूल और इन दोनों फ्रंट्स पर हम फेल हो गए हैं ना। द फेलियर एट बोथ फ्रंट्स, कौन सी दो चीजें, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, इन दोनों में हम फेल हो गए, जिसके कारण पॉवर्टी बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक, अब आते हैं अगले पॉइंट पर कि इरिगेशन स्प्रेड हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हुई एग्रीकल्चरल सेक्टर में, लेकिन इसका जो इफेक्ट था वो लिमिटेड था। कहाँ लिमिटेड था, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, कुछ ही एरियाज में लिमिटेड रह गया। बाकी एरिया के लोग क्या करेंगे, तो बाकी जगहों पर जॉब क्रिएट ही नहीं हो रही। ठीक, तो दूसरा रीजन हमको, तीसरा रीजन मिल गया कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन तो हुआ, बट ग्रीन रेवोल्यूशन के इफेक्ट्स जो हैं वो कुछ ही एरियाज तक लिमिटेड रहे। ठीक है, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, 4 पॉइंट पर आ जाते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, पब्लिक सेक्टर में भी हुआ और प्राइवेट सेक्टर में भी हुआ। मतलब सरकार ने भी फैक्ट्रीज खोली और इंडिविजुअल्स ने भी फैक्ट्रीज खोली और इससे कुछ जॉब्स भी मिल रहे थे।
लेकिन these jobs were not enough to absorb all job seekers. तो जितना इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होना चाहिए था उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो ये हमें फोर्थ पॉइंट मिल गया भाई कि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हुआ लेकिन जितने जॉब्स क्रिएट होने चाहिए थे उतने नहीं हुए। तो अब क्या होगा, गांव से बहुत सारे लोग शहर आ रहे हैं और रिक्शा पुलर्स का काम कर रहे हैं, वेजिटेबल वेंडर्स का काम कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसे और जॉब्स कर रहे हैं ना। तो जब तक उनको प्रॉपर जॉब नहीं मिल रहा सिटीज में, तो लोग क्या कर रहे थे, रिक्शा पुलर्स, वेंडर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट्स, इन सब चीजों में वो लोग इन्वॉल्व हो गए। ठीक, अब इरेगुलर इनकम है, रेगुलर इनकम है नहीं, है ना, तो इरेगुलर इनकम है और ये लोग डेवलप नहीं हो पाएंगे, पॉवर्टी में चले जाएंगे, है ना। तो दीज पीपल कुड नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव हाउसिंग, सो दे स्टार्टेड टू लिव इन द स्लम एरियाज। तो स्लम्स डेवलप होने लगे सिटीज में, और ये जो फिनोमेना, ये जो पॉवर्टी है, जो ये रूरल एरियाज का फिनोमेना हुआ करता था, ये अर्बन एरियाज में भी आ गया। तो कैसे आया उसका हमने एक प्रोसेस बता दिया यहाँ पे कि अर्बन एरियाज में इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, पब्लिक और प्राइवेट दोनों हुई, लेकिन जितने जॉब्स क्रिएट होने चाहिए थे उतने जॉब्स क्रिएट नहीं हुए। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारे लोग जो सिटीज में काम की तलाश में आए वो ऑड जॉब्स कर रहे हैं, इरेगुलर इनकम है, तो हाउसिंग वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए स्लम एरियाज डेवलप होने लगे। और पॉवर्टी जो जनरली, ऐसा जरूरी नहीं कि अर्बन एरियाज में नहीं होती थी लेकिन कम होती थी, लेकिन पॉवर्टी जो रूरल एरियाज में ज्यादा होती थी, ये अर्बन एरियाज का फिनोमेना बन गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अनदर फीचर ऑफ हाई पॉवर्टी रेट्स हैज बीन ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज। अब इसका क्या कारण था भाई, इनकम इनइक्वालिटीज का मेन कारण ये था कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं था। कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास जमीनें हैं ही नहीं, अब जमीन ही नहीं है और सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, तो डेफिनेटली इनके पॉवर्टी से बाहर आने के चांसेस बहुत कम थे, है ना। तो इसका मेजर रीजन ये था कि इंडिपेंडेंस के बाद भी जैसे हमारे यहाँ लैंड रिफॉर्म्स बोले गए, तो लैंड रिफॉर्म्स करना था लेकिन वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हुए, मतलब इम्प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये भी एक रीजन हो जाएगा। तो एक रीजन देंगे हम ये ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज, और दूसरा इम्प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। ठीक है, तो वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर दिस इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज। Despite many policies, we have not been able to tackle the issue in a meaningful manner. Major policy initiatives like land reforms, which aimed at redistribution of assets in rural areas, have not been implemented properly and effectively by most of the state governments. ठीक है, और इसके कारण हमने क्या कहा कि since lack of land resources has been one of the major causes of poverty in India, proper implementation of policy could have improved the life of millions of rural poor. प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो जाता ना पॉलिसी का, कौन सी पॉलिसी, लैंड रिफॉर्म वाली, लेकिन स्टेट्स ने अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से इंप्लीमेंट किया। वेस्ट बंगाल में थोड़ा अच्छे से हो गया तो वहां फिर भी बहुत सारे लोग पॉवर्टी से बाहर आ गए, लेकिन बाकी के जगहों पर नहीं हो पाया, तो नहीं आ पाए। ठीक है, तो हमें 2 पॉइंट और मिल गए, ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज एंड इम्प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। इन 2 कारणों से भी पॉवर्टी है। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं लोग बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं सोशल ऑब्लिगेशंस में, है ना, जैसे रिलीजियस लेवल पे हम बात करें या शादी की बात करें, इन जगहों पर खर्चा करना कंपलसरी हो जाता है इनके लिए, है ना। तो कई बार सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं पॉवर्टी के लिए, जैसे कि टू फुलफिल सोशल ऑब्लिगेशंस एंड ऑब्जर्व रिलीजियस सेरेमनीज। सोशल ऑब्लिगेशंस जैसे मैंने शादी का एग्जांपल दिया है, रिलीजियस सेरेमनीज में भी कई सारे लोग ऐसे इंडिया में जो बहुत पैसा खर्चा करते हैं और इसके कारण पॉवर्टी है। ठीक है भाई, करना है, जो लोगों के पास है, सामर्थ्य हैं, वो करें, लेकिन जो नहीं कर सकते उनके ऊपर भी लेकिन बर्डन होता है। भाई शादी में भोज कराना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन नहीं कराओ तो समाज में बदनामी होती है। तो ये सारे सोशल ऑब्लिगेशंस हैं या रिलीजियस सेरेमनीज को ऑब्जर्व करना है, इसमें भी बहुत ज़्यादा पॉवर्टी जो है वो इंडिया में हो जाती है। ठीक, और आखिरी चीज़ क्या, रूरल जो किसान होता है ना, रूरल एरियाज़ में, उसको टाइम पर बीज चाहिए, खाद चाहिए, और कई बार उसके पास पैसा नहीं होता तो उसको उधार लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है। तो
तो ये हाई लेवल ऑफ इंडेटनेस जो है इसके कारण भी पॉवर्टी है, क्योंकि किसान का ज्यादातर पैसा वो कर्ज चुकाने में चला जाता है, खुद के लिए कुछ बचता ही नहीं है ना। तो अगला क्या है, स्मॉल फार्मर्स नीड मनी टू बाई एग्रीकल्चरल इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। Since poor people have or hardly have any savings, they borrow. Unable to repay because of poverty, they become victim of indebtedness. खास तौर से इसे हम क्या कहते हैं, एक साइकिल बन जाता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, डेट ट्रैप, जाल में फंस गए हैं कर्ज के, ठीक है। तो हाई लेवल ऑफ इंडेटनेस इज बोथ अ कॉज एंड इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी। पुअर थे इसीलिए कर्जा लेना पड़ा, और कर्जा लेना पड़ा उसके कारण पुअर हो गए, क्योंकि कर्जा चुकाने में ही उनकी पूरी इनकम चली गई। तो ये कॉज भी है और इफेक्ट भी है पॉवर्टी का, ठीक। तो ये सारे रीजंस हैं जिसके कारण इंडिया में पॉवर्टी है। अब ये पॉवर्टी दूर कैसे करें, ठीक। तो अब हमको क्या पढ़ना है, एंटी पॉवर्टी मेजर्स, ठीक है। तो ये पॉवर्टी हटाना इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसका सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट्स में से एक है ना। तो वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स जो है हमारी गवर्नमेंट का, जो डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट ने बनाई है, उसका सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव्स में से एक जो है वो क्या है, एंटी पॉवर्टी मेजर्स इंप्लीमेंट करना। अब ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये अभी हमने पढ़ा था चाइना के केस में, और दूसरा क्या है, टारगेटेड एंटी पॉवर्टी मेजर्स, ठीक है। तो यदि आपको क्वेश्चन आए कि जो करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटेजी है हमारी गवर्नमेंट की, उसके मेन जो दो प्लैंक्स हैं वो क्या हैं, तो वो है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, ठीक है। अब इसको प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन पहले वाले को खास तौर से कि इकोनॉमिक ग्रोथ होने से पॉवर्टी रिड्यूस होती है, ये प्रूव करना पड़ेगा। एक तो हमने चाइना का केस देखा, चाइना का केस देख के हम उसको बता सकते हैं भैया कि चाइना में हमने देखा कि चूंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ इसलिए पॉवर्टी रिड्यूस हुई, ठीक है। तो अब हम और भी केसेस देख सकते हैं। तो हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया का डेटा लेकर हम समझाते हैं कि कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है तो पॉवर्टी घटी, और इसीलिए हम ऐसा कह रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ जरूरी है। तो पिछले कुछ सालों का डेटा हम देखते हैं कि 1950 से लेकर 1970s 1980s तक हम देखते हैं पॉवर्टी जो थी वो 45% थी, ठीक है। और इस समय जो ग्रोथ रेट थी वो बहुत कम थी, कितनी थी ग्रोथ रेट, 3.5% थी, ठीक। लेकिन 1980s और 1990s में ये ग्रोथ रेट बढ़कर कितनी हो गई, 46% हो गई, और इसके साथ हम ये देखते हैं कि पॉवर्टी भी रिड्यूस हुई है, ठीक है। शुरुआत के 30 सालों में तो हम दूसरों पर डिपेंडेंट थे, है ना। तो ओवर द पीरियड ऑफ 30 इयर्स, जो शुरुआत के 30 साल थे 1980s अर्ली 80s तक, there was little per capita income growth and not much reduction in poverty. पर कैपिटा इनकम मतलब पर पर्सन इनकम, तो लोगों की पर पर्सन जो इनकम की हम बात कर रहे हैं बहुत कम इंक्रीमेंट था, बहुत धीरे धीरे इनकम इंक्रीज हो रही थी, और पॉवर्टी तो बहुत ही कम रिड्यूस हुई, खत्म हुई ही नहीं, मतलब एक तरीके से जितनी थी लगभग उतनी बनी रही, ठीक है। तो कितने थे, लगभग 45%, ठीक। कब तक, अर्ली 1980s तक, ठीक है। अब 1980s के बाद से हम देख रहे हैं कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो बड़ी, इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी उसके लिए ऐसा कहते हैं कि सिंस 1980s इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। ऐसा नहीं कहेंगे कि सिर्फ इंडिया की, वन ऑफ द फास्टेस्ट कह सकते हैं अपन, है ना। तो इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी वो क्या थी, वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी, कितनी बढ़ी, 3% से बढ़ के 6% हो गई लगभग। तो हमारे यहाँ पॉवर्टी भी रिड्यूस हुई है इसी टाइम पीरियड में, है ना। तो हम देख रहे हैं कि हाई ग्रोथ रेट के कारण पॉवर्टी रिड्यूस हुआ है। इससे क्लियर हो गया ना कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। अब यहां से क्वेश्चन फ्रेम कर देंगे जिसका आंसर अभी हमने पढ़ा, ठीक है। हाउ कैन वी से दैट देयर इज अ क्लियर लिंक, there is a strong link between economic growth and poverty reduction? जस्टिफाई करने को भी बोल सकते हैं, एक्सप्लेन करने को भी बोल सकते हैं, है ना। अब ऐसा क्यों होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण पॉवर्टी रिड्यूस क्यों होती है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण क्या होती है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, ठीक। लेकिन हर कोई इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा
नहीं उठा पाता। देखो अपॉर्चुनिटीज तो क्रिएट होती हैं, किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं कि भैया जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनको हम इन्वेस्ट करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में। मतलब बच्चों को स्कूल भेजना है, बच्चे स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे, वो ह्यूमन रिसोर्स बन जाएंगे, तो वो पैसा कमाएंगे, है ना। तो हम देख रहे हैं कि ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये क्या करती है, वाइडेंस अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी एंड प्रोवाइड्स द रिसोर्सेज नीडेड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। जैसे एजुकेशन, ये एक रिसोर्स है जो ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना है। तो इसके कारण क्या हुआ, ये एनकरेज कर रही है लोगों को टू सेंड देयर चिल्ड्रन इंक्लूडिंग गर्ल्स टू स्कूल, और किस होप में, टू गेट बेटर इकोनॉमिक रिटर्न्स। ठीक है, एजुकेशन में इन्वेस्ट करो, बेटर इकोनॉमिक रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटीज की हमने बात की है, इन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज का फायदा हर कोई नहीं ले पाता है, इसका एडवांटेज हर कोई नहीं ले पाता है डायरेक्टली। ठीक है, तो क्या करना होता है भाई, अब चूंकि हर कोई इनका डायरेक्ट एडवांटेज नहीं ले पा रहा है, इसीलिए गवर्नमेंट को इंटरवीन करना होता है और टारगेटेड एंटी पॉवर्टी मेजर्स अपनाने होते हैं। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि हमें टारगेटेड एंटी पॉवर्टी मेजर्स की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो हमने क्या देखा, द पुअर मे नॉट बी एबल टू टेक डायरेक्ट एडवांटेज फ्रॉम द अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड बाय इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, एंड मोरओवर ग्रोथ इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर इज मच बिलो एक्सपेक्टेशंस। दो चीजें हो गई, इकोनॉमिक ग्रोथ का डायरेक्ट एडवांटेज नहीं ले पा रहा है और एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो ग्रोथ होनी चाहिए थी, एक्सपेक्टेशन जो थी उससे कम ग्रोथ हो रही है, तो पॉवर्टी बहुत कम रिड्यूस हुई। दिस हैज डायरेक्ट बियरिंग ऑन पॉवर्टी एज अ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपल लिविंग इन विलेजेस। हमने देखा था नंबर 370 मिलियन के आसपास जो थे वो तो विलेजेस में रह रहे थे, है ना। तो विलेजेस में हमने क्या देखा, ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में हम ये देख रहे हैं कि भाई टारगेटेड एंटी पॉवर्टी मेजर्स की रिक्वायरमेंट हमें है। क्लियर हो जाता है इससे। तो ये तीनों पॉइंट हम लिख सकते हैं इसमें कि व्हाई डू वी नीड टारगेटेड एंटी पॉवर्टी मेजर्स, क्योंकि डायरेक्ट हमारी जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं उसका डायरेक्ट फायदा नहीं ले पाते, एग्रीकल्चर में जितनी ग्रोथ होनी चाहिए थी उतनी ग्रोथ नहीं हो पा रही, और ज्यादातर लोग जो पुअर हैं वो रूरल एरियाज में रह रहे हैं और रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं। ऐसे सर्कमस्टेंसेस में ये क्लियर हो जाता है कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ टारगेटेड एंटी पॉवर्टी मेजर्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो अब कुछ टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ देखते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है यहां पर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, मनरेगा या नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब देखो रूरल एरियाज के लिए ये पहले ही क्लियर हो गया कि रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया 2005 में। तो एम क्या था इसका, रूरल एरियाज में जो पुअर्स हैं उनको 100 दिन का काम दिलाना, कम से कम एक साल में। ठीक है, मतलब 365 डेज में 100 डेज का वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना एवरी टू एवरी हाउस होल्ड एंड एंश्योर लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज, ये इसका एम है। लेकिन यदि 100 दिन का काम नहीं दे पाए तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देंगे। जितने दिन का काम नहीं दे पाए उतने दिन के अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देंगे। इसलिए इसको राइट टू वर्क भी कहते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग है। जिसने नरेगा में अपने आप को रजिस्टर किया, ठीक है, उसको गवर्नमेंट जैसे ही रजिस्टर किया तो ये श्योर हो गया कि एक साल के अंदर, जो भी एक साल का टाइम पीरियड है, उसमें कम से कम 100 दिन का काम उसको अवेलेबल कराएगी गवर्नमेंट, और नहीं करा पाई तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देगी। ठीक है, इसमें भी लेकिन देखो कुछ और पॉइंट्स हैं कि ये जो मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, इसमें किस तरीके के काम पर फोकस किया जाएगा जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, माने ड्रॉट से बचा जा सके, डिफॉरेस्टेशन से बचा जा सके और सॉइल इरोजन से बचा जा सके, है ना। तो इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए इस तरीके के काम निकाले जाएंगे, ऐसे कामों में लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा जिससे ये सब चीजें ना हो। ठीक, इसमें भी विमेन के लिए सीट्स रिजर्व हैं 1/3 ऑफ द प्रपोज्ड जॉब्स हैव बीन रिजर्व्ड फॉर विमेन। ठीक है, अब इसमें ये जो स्कीम है ये एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को प्रोवाइड करा रही है,
टू 220 करोड़ पर्सन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखो पर्सन डेज है, ये पर्सन नहीं है। 220 करोड़ दिन का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रही है, माने पर्सन्स को काउंट कर लेना। 4.78 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं। अब इनमें से हर एक को 100-100 दिन का काम प्रोवाइड कराएंगे तो वो 220 करोड़ पर्सन डेज हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें भी शेयर किसका ज्यादा है? शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड विमेन का शेयर इसमें सबसे ज्यादा है। कितना है वो भी दिया हुआ है, 23% शेड्यूल्ड कास्ट का, 17% शेड्यूल्ड ट्राइब का एंड 53% विमेन का। ये 220 करोड़ पर्सन डेज ऑफ वर्क में इनका शेयर इतना है। ठीक है, अब वेजेस कितने मिल रहे हैं ये तो चेंज होते रहते हैं टाइम के हिसाब से। पुराने वेजेस दिए हैं कि 2006-07 में 65 रुपीज पर पर्सन मिल रहा था पर डे। 2013-14 में ये बढ़कर 132 रुपीज हो गया। अब ये और चेंज हो गया होगा, काफी ज्यादा इससे बढ़ गया होगा, मेरे ख्याल से 200 के आसपास ये पहुंच गया होगा पर पर्सन पर डे, हो सकता है उससे ज्यादा भी हो गया। ठीक, तो ये हो गई हमारी पहली स्कीम टारगेटेड एंटी पॉवर्टी मेजर्स में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, याद रखना है 2005 में इंप्लीमेंट हुआ। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं अपन अगली स्कीम पर, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। ये कब इंप्लीमेंट हुई? 1993 में। और इसका एम क्या था? टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। याद रखना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, हमेशा से गवर्नमेंट रूरल एरियाज में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर फोकस कर रही है। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना है किसके लिए? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, रूरल एरियाज में और स्मॉल टाउन्स में, दोनों जगह के लिए है। लेकिन प्रधानमंत्री रोजगार योजना है 93 में इंप्लीमेंट हुई। ठीक है, अब इससे क्या कर रहे हैं ये? दे हेल्प्ड, दिस स्कीम हेल्प्ड सेटिंग अप स्मॉल बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। ठीक, तो ये हमारी दूसरी स्कीम हो गई। तीसरी स्कीम पर आ जाते हैं अब अपन। तीसरी स्कीम है भाई रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ठीक है, अब ये कब आई? 1995 में आई। ठीक, पिछली वाले में और इसमें क्या अंतर है? पिछले वाले में हमने ये देखा कि रूरल एरियाज में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है किसके लिए? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें से वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड वाला हटा दिया। ये भी देखो सेम चीज है, यहां पर भी एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना है, यहां भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन रूरल एरियाज और स्मॉल टाउन्स में लिखा है, कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया कि ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड के लिए है। ठीक है, तो याद क्या रखना है, कौन से ईयर में इंप्लीमेंट हुई है और किसके लिए? एम क्या है इसका प्रोग्राम का? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है रूरल एरियाज और स्मॉल टाउन्स में। ठीक, यहां पर कहीं पर भी ये नहीं बोला कि ये अनएम्प्लॉयड के लिए है। और इसका टारगेट था कि 25 लाख न्यू जॉब्स क्रिएट करना है। ठीक, अगली स्कीम जो है हमारी वो है ग्राम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, ग्राम स्वरोजगार, इसमें भी गांव पर फोकस किया है। क्या है भाई इस स्कीम में और कब लॉन्च हुई थी? 1999 में ये लॉन्च हुई थी। और इसका मेन पर्पस था रूरल एरियाज में जो पुअर फैमिलीज हैं उनको पॉवर्टी से बाहर लाना, बाय ऑर्गेनाइजिंग देम इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, है ना। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में इनको ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, तो एम क्या है? ब्रिंगिंग द असिस्टेड पुअर फैमिलीज अबव द पॉवर्टी लाइन बाय ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है ये आपको 10th क्लास में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। इसमें मेन एम्फेसिस किसके ऊपर होता है? विमेन के ऊपर होता है। ठीक है, और ये जो ग्रुप होता है गवर्नमेंट इसको बैंक से लोन दिलवाती है या गवर्नमेंट खुद सब्सिडी प्रोवाइड करती है और इस ग्रुप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाती है कि खुद से पैसा कमाएं और अपनी लाइफ इंप्रूव करें। ठीक है, तो ये हो गई हमारी अगली पॉलिसी, गवर्नमेंट का अगला एंटी पॉवर्टी मेजर। और नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें व्यक्ति पर फोकस नहीं है, इसमें गांव पर फोकस है। ठीक है, तो ये है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, गांव का उदय। 2000 में लॉन्च हुई थी ये। ठीक है, दिस वाज लॉन्च इन द ईयर 2000। और इसमें क्या कर रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट एक्स्ट्रा फाइनेंस देगी किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस इज गिवन टू द स्टेट्स। किस चीज के लिए? बेसिक सर्विसेज के लिए। कहां पर बेसिक सर्विसेज? रूरल एरियाज में। कौन सी बेसिक सर्विसेज? भाई हम जानते हैं बेसिक सर्विसेज में आता है हेल्थ, एजुकेशन, ट्रेनिंग, है ना। तो इसमें क्या कर रहे हैं? प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन।
इन सब के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक्स्ट्रा पैसा देगी। तो ये गांव के उदय की बात कर रहे हैं, इसलिए ग्रामोदय योजना 2000 में लॉन्च हुई थी। ठीक, और नेक्स्ट जो स्कीम है अंत्योदय अन्न योजना, इसके बारे में हम फूड सिक्योरिटी वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सारी टारगेटेड एंटी पॉवर्टी मेजर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ठीक, तो हमको ये याद रखना है। लेकिन अभी भी हम कुछ सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। क्या है भाई? पहली चीज, इतनी सारी स्कीम्स हैं लेकिन फिर भी पॉवर्टी अभी खत्म नहीं हुई है। क्या कारण है उसके? तो रीजन क्या है? ये जो मिक्स रिजल्ट हम देख रहे हैं, इसका मेन कारण क्या है? लेस इफेक्टिवनेस का इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो हमने पहला रीजन देख लिया। आपको क्वेश्चन आ गया, इतनी सारी एंटी पॉवर्टी मेजर्स हैं फिर भी पॉवर्टी कम क्यों नहीं हुई, खत्म क्यों नहीं हुई? तो पहला रीजन क्या हो जाएगा? लेस इफेक्टिवनेस इज द one of the major reason for less effectiveness is the lack of proper implementation and right targeting. सही तरीके से टारगेट भी नहीं कर पा रहे हैं और सही तरीके से इंप्लीमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण हम ये देखते हैं कि भाई ये जो स्कीम्स हैं ये सही से इफेक्टिव नहीं है, मतलब उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा। एक चीज तो ये, दूसरा क्या, इतनी सारी स्कीम्स हैं ओवरलैप कर जा रही हैं, है ना। तो ये ओवरलैपिंग भी एक बहुत बड़ी समस्या है, समझ ही नहीं आता कौन सी स्कीम में क्या करें। जैसे कि हमने अभी देखा प्रधानमंत्री रोजगार योजना थी और एक और हमने देखी दूसरी योजना प्रधानमंत्री रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम, है ना। हमने ये दो देखी, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम और प्रधानमंत्री रोजगार योजना। दोनों में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ पर स्कीम्स देखी हैं इनमें कई बार क्या हो जाती है, ओवरलैपिंग हो जाती है, इनका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा और राइट टारगेटिंग नहीं हो रही। इसके कारण हमें सही रिजल्ट नहीं मिल रहे। जिन पुअर्स तक या जो डिजर्विंग पुअर हैं, जिन तक इसके बेनिफिट्स पहुंचने चाहिए थे, वो बेनिफिट्स नहीं पहुंच पा रहे। तो ये समस्या है। ठीक है, अब ये जो एम्फेसिस है हमारा, मेजर एम्फेसिस, ये एंटी पॉवर्टी मेजर्स जो हम ले रहे हैं, टारगेटेड एंटी पॉवर्टी मेजर्स, इसमें हमारा जो अब एम्फेसिस है, ये जो ड्रॉबैक्स हैं उसके बेसिस पर हमने ये निकाला कि हमको क्या करना है, प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। मॉनिटरिंग सही नहीं है, मॉनिटरिंग सही नहीं है तो इंप्लीमेंटेशन सही नहीं है, टारगेटिंग सही नहीं है और ओवरलैपिंग हो रही है। यदि प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी तो ये सारी समस्याओं से अपन बच जाएंगे। ठीक, तो ये अभी का हमारा टारगेट है। ठीक, अब देखें और क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं। कुछ चैलेंजेस जो अभी भी हम फेस कर रहे हैं उनमें से एक क्या है, अभी भी हम देखते हैं कि रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में पॉवर्टी में बहुत ज्यादा डिस्पैरिटीज नजर आती हैं। रूरल एरियाज में पॉवर्टी ज्यादा है, अर्बन में कम है, बहुत कम है एज कंपेयर टू रूरल एरियाज। और दूसरा चैलेंज हमने क्या देखा कि भाई कुछ सोशल ग्रुप्स हैं या इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं, सर्टेन सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स जो हैं, दे आर मोर वल्नरेबल टू पॉवर्टी। ठीक है, तो ये हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉवर्टी रिडक्शन की जो हम बात कर रहे हैं ये हो रहा है और आगे भी होगा, और हम ये एक्सपेक्टेशंस हैं हमारे कि आगे पॉवर्टी बहुत तेजी से घटेगी, है ना। तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन है कि बहुत अच्छी प्रोग्रेस करेंगे हम, बेटर प्रोग्रेस करेंगे अगले 10 से 15 सालों में। ऐसा क्यों है, इसके कुछ रीजंस हैं, जरा उन रीजंस पर हम फोकस करते हैं। क्या क्या रीजंस हैं भाई कि आगे चल के 10-15 साल में पॉवर्टी और क्यों घटेगी? इसका कारण क्या है? हाई इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ हम जान रहे हैं अभी भी इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ 7% के आसपास चल रही है। इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल एंड फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन। 14 साल की उम्र तक के हर बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड कराना कंपलसरी है। किसी भी सरकारी स्कूल में जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं। और अभी रिसेंटली आप जब कोर्ट्स के जजमेंट्स देखेंगे तो कई बार हम देखते हैं प्राइवेट स्कूल्स क्या करते हैं, एग्जाम फीस ना भरने पर एग्जाम नहीं देने देते। तो कोर्ट ने कहा कि ये तो हमारे राइट टू एजुकेशन के अगेंस्ट है। तो ऐसी कई सारी चीजें आ रही हैं, है ना। ठीक, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना। हालांकि नंबर्स में अभी भी हम देख रहे हैं बहुत हाई है, लेकिन जो परसेंटेज के टर्म्स में हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ना वो डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, ग्रोथ जिस रेट से पहले हो रही थी उस रेट से ग्रोथ नहीं हो रही। एंड इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ विमेन एंड द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इनको इकोनॉमिकली एम्पावर किया जा रहा है
जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो एक एग्जाम्पल है। इन रीजंस के कारण हम ये देख रहे हैं कि अगले 10 से 15 सालों में पॉवर्टी और रिड्यूस होगी। लेकिन पहले तो हमें पॉवर्टी की डेफिनेशन ही चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि अभी हम जब पॉवर्टी की बात करते हैं तो हम मिनिमम लेवल की बात करते हैं। तो ये इकोनॉमिक पॉवर्टी हो गई, है ना। तो ये मिनिमम लेवल से हमें आगे बढ़ना है और हमें रीजनेबल लेवल की बात करनी है, यानी इकोनॉमिक पॉवर्टी से हमें ह्यूमन पॉवर्टी की तरफ आगे बढ़ना है। ठीक, ये चीज हमको याद रखनी है। और भी कई सारे हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। कौन कौन से चैलेंजेस हम अभी और फेस कर रहे हैं? अब जैसे हमने पॉवर्टी की बात की कि भाई चूंकि हम मिनिमम लेवल से रीजनेबल लेवल तक जाना चाहते हैं, तो ये जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो हम बात कर रहे थे अभी, कि हो सकता है इनको खाना मिल रहा हो, लेकिन क्या सिर्फ खाना मिल जाना पॉवर्टी खत्म हो जाना होता है? तो यहां पर हमने जैसे ही ये मिनिमम से रीजनेबल पर पहुंचे तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्या उनके पास एजुकेशन है, शेल्टर है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, जॉब सिक्योरिटी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है? ये भी हमारा एक डेवलपमेंट गोल होता है पॉवर्टी से बाहर लाने का। आर दे फ्री फ्रॉम कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड is the practice of child labor is still common? ये सारी चीजें, क्या ये सारी चीजें खत्म हुई हैं कि नहीं है, और क्या ये सारी चीजें उनको मिली हैं कि नहीं मिले हैं? माने उनको एजुकेशन मिलना चाहिए और चाइल्ड लेबर खत्म होना चाहिए, तब तो हम कहेंगे कि पॉवर्टी नहीं है ना। तो इन क्वेश्चंस के बेसिस पर हम कहते हैं कि भैया अभी भी हमारे पास ना बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हम फेस कर रहे हैं, ताकि हम वो जो मिनिमम नेसेसिटी है उससे आगे बढ़ें और रीजनेबल नेसेसिटी की बात करें। तो पॉवर्टी जो है ना एक मूविंग टारगेट है हमेशा। पॉवर्टी क्या है? एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज ऑलवेज अ मूविंग टारगेट। एक चीज हम अचीव कर लेते हैं तो हम दूसरी चीज अचीव करने के लिए लग जाते हैं। ठीक, तो अगले जो कुछ डेकेड्स हैं, उन डेकेड्स में जो हमारे जो मेजर चैलेंजेस हैं वो क्या हैं? प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड जॉब सिक्योरिटी एंड अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एंड डिग्निटी फॉर द पुअर। ये सारी चीजें जो हैं ये वो बड़ी बड़ी टास्क हैं जो हमको अचीव करना है। ठीक, तो ये हमने चैलेंजेस भी देख लिए, पॉवर्टी के रीजंस भी देखे, पॉवर्टी खत्म करने के लिए क्या कर रहे हैं वो भी देखा, और अभी भी क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं वो भी देखा। ठीक है, तो यहां पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। और इन सारे कोर्सेज के डिटेल वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। Thank you very much.